दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब 27 दिन से कहां फरार। जो दंगे के वक्त कैमरे पर था, बाद में कहां गायब हो गया। दंगाई मतलूब को पकड़ने में राजस्थान पुलिस क्यों नाकाम? दंगाई पर सरकार मेहरबान, क्या इसीलिए पुलिस लाचार? जहां नहीं पहुंच पाई राजस्थान पुलिस, वहां पहुंचा टाइम्स नाउ नवभारत। आज मतलूब से जुड़े 3 किरदार बताएंगे, कहां है मतलूब। लेकिन सुनने में आया कि काफी सारी गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मीटिंग्स होती हैं इनकी और उनमें मतलूब रहता है। अच्छा, पीएफआई भी बहुत सक्रिय है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, पीएफआई से अभी मतलूब के द्वारा ही यहाँ पीएफआई का जो भी स्टेबल किया गया है। मतलूब का करीबी दोस्त बोलेगा, करीबी दोस्त का जानकार बोलेगा। पीएफआई में क्या गतिविधि रहती थी मतलूब की? अब ये मैं ज़्यादा जानकारी नहीं बता सकता, लेकिन अपने समाज को लेके एकजुट करना, अपने समाज को आगे मीटिंग्स वगैरह करना, उनको आगे की रणनीति तैयार करना, ऐसे करके ये भी इनका होता था। एक पुलिस वाला मतलूब के ठिकाने का राज खोलेगा। टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन मतलूब की खोज। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज मैं लेकर आया हूं बहुत बड़ा खुलासा। यह विस्फोटक खुलासा राजस्थान के करौली में हुए दंगे से जुड़ा हुआ। करौली में 2 अप्रैल को हिंसा हुई थी और इस हिंसा का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद बताया गया है, जो पिछले 27 दिन से फरार है, मिल नहीं रहा पुलिस को। राजस्थान की पुलिस कह रही है कि वो मतलूब की शिद्दत से तलाश कर रही है, मतलब ढूंढ रही है, लेकिन मिल ही नहीं रहा। और इसलिए सवाल यह है कि मतलूब ऐसा कहां छिप गया भाई कि पुलिस को 27 दिन से नहीं मिल रहा, और राजस्थान पुलिस मतलूब को पकड़ने में अब तक नाकाम क्यों है। हम दंगे के आरोपी मतलूब के बारे में आज बड़ा खुलासा करें, उससे पहले चाहेंगे कि आप मतलूब का दंगे के वक्त का वो वीडियो फिर से देख लीजिए, ताकि आप करौली दंगे के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मतलूब को अच्छी तरह से पहचान पाएं। वो दंगे में कैसे शामिल था, वो दंगे के वक्त कैसे और किससे फोन पर बात कर रहा था, और उसके बाद कैसे फरार हो गया। क्या मतलूब पुलिस वालों की मिलीभगत से फरार हुआ, या किसी बड़े नेता के आशीर्वाद के चलते अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। ये पूरी कहानी आपको हमारे आज के खुलासे में समझ आ जाएगी। मतलूब कहां छिपा है, कौन उसे बचा रहा है, वो क्यों पकड़ से बाहर है, ये सारी बातें हम आपको बताएं, उससे पहले कुछ जानकारी आपसे साझा करता हूं। करौली दंगे का आरोपी मतलूब 27 दिन से फरार है और दंगे के आरोपी मतलूब को पुलिस पकड़ पाने में नाकाम है। करौली हिंसा के आरोपी मतलूब के ठिकाने तक टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचा है। करौली हिंसा के आरोपी मतलूब से जुड़े 3 किरदारों ने बताया कि वो कहां छिपा हुआ है, यानी जहां राजस्थान की पुलिस नहीं पहुंच पाई, वहां टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचा है। तो सवाल यही है कि करौली हिंसा का मास्टरमाइंड मतलूब अहमद आखिर कहां भाग गया। वो करौली में है, करौली से क्या मतलूब राजस्थान से लगे 3 राज्यों में जाकर छिप गया है, या फिर वो देश ही छोड़ चुका है और नेपाल भाग गया है। आज हम इन सभी सवालों का जवाब अपने इस बड़े खुलासे में पूरे देश को देंगे, और मतलूब से जुड़ा सच जानने के लिए अगले 2 घंटे तक लगातार आपको दिखाएंगे ऑपरेशन मतलूब की खोज, जिसमें सबसे पहले हम उन किरदारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने छिपे कैमरे पर मतलूब के ठिकाने के बारे में बड़े सुराग दिए।
जिन्होंने हमें बताया कि मतलूब आखिर कहां जाकर छिप गया। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी SIT मतलूब का सुराग ढूंढते ढूंढते इन किरदारों तक पहुंची, लेकिन राजस्थान की पुलिस मतलूब को पकड़ने के लिए अभी किसी खास मकाम तक नहीं पहुंच पाई। आप सोचिए कि ऐसे में गहलोत सरकार की जिम्मेदार पुलिस मतलूब को कैसे गिरफ्तार कर पाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खुलासे के बाद राजस्थान की पुलिस करौली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मतलूब को गिरफ्तार कर पाएगी। हम आपको पूरा खुलासा दिखाएंगे, उससे पहले खुलासे के 3 प्रमुख किरदार कौन है वो समझ लीजिए। ऑपरेशन मतलूब की खोज में पहला किरदार दंगाई मतलूब का करीबी दोस्त बताया जाता है। दूसरा किरदार आरोपी मतलूब के दोस्त का जानकार है और तीसरा किरदार राजस्थान की एक पुलिस वाला है। और 3 किरदार जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मतलूब कहां भागा, किसके आशीर्वाद से भाग पाया और क्या क्या राज है जिस पर से पर्दा उठेगा। और उस दिन जो हुआ क्या वो अचानक हो गया या पहले से उसकी प्लानिंग थी। यही तीनों किरदार आज हमें आपको मतलूब तक लेकर जाएंगे और सबसे पहले खुलासा करेगा पहला किरदार जो मतलूब का करीबी है। सुनिए वो क्या बता रहा है। करौली दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब अहमद का सुराग ढूंढते ढूंढते टाइम्स नाउ नवभारत की SIT मतलूब के सबसे करीबी के पास जा पहुंची। इस पहले और सबसे अहम किरदार ने टाइम्स नाउ नवभारत की SIT के अहम सदस्य भंवर पुष्पेंद्र को बातचीत में मतलूब से जुड़े एक नहीं कई राज बताए, मतलूब का ठिकाना तक बता दिया। लेकिन ये किरदार कौन है, इस किरदार का नाम क्या है, ये कहां रहता है, इसकी पहचान क्या है, खुलासा करने वाले इस व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए ये जानकारी हम आपसे साझा नहीं कर सकते। लेकिन ये व्यक्ति मतलूब का कितना करीबी है ये जानने के लिए संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने बातचीत की शुरुआत ही इसी सवाल के साथ की। ये बताओ मुझे, मतलूब को कैसे जानते हो आप, क्या है? सर मतलूब मेरे छोटे भाई का मित्र रहा है और शुरू में दोनों इन्होंने एक साथ ही काम स्टार्ट किए थे, दुकान से लेके। मेरा छोटा भाई भी दुकान करता था और उसने भी एक दुकान से स्टार्ट की थी। तो उसके साथ साथ मेरी से भी उसकी मुलाकात हुई, तो उसी टाइम से हमारा 8-10 साल से पहचान है। मैंने लोगों से बात की, बोले मतलूब की स्थिति वैसी नहीं थी पहले, उसके फादर के पास भी ज़्यादा आर्थिक संपन्नता नहीं थी। अभी क्या था, इसमें सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल सच्चाई है सर कि बिल्कुल आम आदमी की तरह ही रहता था और आम आदमी की स्थिति थी। ऐसी कोई खास आर्थिक स्थिति स्ट्रांग नहीं थी। उनके पापा भी बहुत सहज और सरल थे, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं लंबे समय से। बीजेपी कार्यकर्ता रहे? हाँ। सुना आपने, टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन में ये पहला किरदार मतलूब से किस कदर जुड़ा था। इसके दावे के मुताबिक दंगाई मतलूब पहले किरदार के छोटे भाई का दोस्त है। ये पहला किरदार मतलूब को 10 वर्षों से जानता है। मतलूब का परिवार पहले बहुत गरीबी में रहता था। मतलूब के पिता की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पहले किरदार के इस खुलासे से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि यह व्यक्ति मतलूब की नस नस को जानता है। लेकिन सवाल यह है कि फिर मतलूब अहमद का जरिया क्या था कमाने का? क्या वो अपने पिता को सपोर्ट करता था या फिर अपना कोई काम करता था? मतलूब पार्षद भी है तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? वो पार्षद कैसे बना? करौली में इतना ताकतवर शख्स कैसे बन गया? मतलूब का हर राज जानने के लिए इस पहले किरदार से टाइम्स नाउ नवभारत की SIT ने ये दूसरा सवाल भी पूछा। तो पहले क्या था, इसका जरिया क्या था कमाने का? और ये सब कमाने का ऐसा खास कोई जरिया नहीं रहा है मतलूब के पास। दुकान या फिर पापा के सपोर्ट करता था। तो फिर अचानक से पार्षद बन गया है और सुना है कि काफी पैसा वैसा डोनेशन और ये सब हो रहा है। हाँ, ये भी सच्चाई है, सुनने में आता है, देखने में भी मिला था कि अचानक इसके पास अर्निंग बढ़ी, व्यवस्थाएं बढ़ी। लेकिन ये कहाँ से कैसे बढ़ी इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, इसकी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आई है और इसका क्या जरिया रहा है इसका मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता।
यानी टाइम्स नाउ नवभारत पर पहले किरदार के खुलासे में एक बात साफ हो रही है कि गरीबी में जीने वाला करौली दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब अहमद यूं ही पार्षद नहीं बना, बल्कि उसके साथ अचानक से कई लोग जुड़े, उसे पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, मतलूब को काफी ज्यादा डोनेशन मिलने लगा और अचानक से गरीब मतलूब अमीर होने लगा। अब समझने वाली बात यह थी कि मतलूब पर कौन मेहरबान था। मतलूब रातों रात करौली का अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बन गया, उसे डोनेशन कहां से आ रहा था और कौन दे रहा था। पहले किरदार के इन खुलासों के बाद मतलूब से जुड़े ये अहम सवाल अब हमारी टीम के दिमाग में कौंधने लगे थे, लिहाजा इन सवालों के जवाब के लिए बातचीत और आगे बढ़ी। लेकिन सुनने में आया कि काफ़ी सारी गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मीटिंग्स होती हैं इनकी, उनमें मतलब रहता है। अच्छा, पीएफआई भी बहुत सक्रिय है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, पीएफआई से अभी मतलूब के द्वारा ही यहाँ पीएफआई का जो भी स्टेबल किया गया है। अच्छा, पीएफआई में घुस गया फिर मतलब? हाँ। ओके, तो पीएफआई में क्या गतिविधि रहती थी मतलब की? अब ये मैं ज़्यादा जानकारी नहीं बता सकता, लेकिन अपने समाज को लेके एकजुट करना, अपने समाज को आगे मीटिंग्स वगैरह करना, उनको आगे की रणनीति तैयार करना, ऐसे करके ये भी इनका होता था। अच्छा, सुनने में आया कि ये घटना से पहले भी कोई मीटिंग यहाँ पे हुई थी? हाँ सर, सुनने में आया बिल्कुल। उसकी कुछ वीडियो भी वायरल हैं कि घटना से पहले इनकी वीडियो मतलब मीटिंगें हुई हैं, और ये सब आम जन को पता है कि ये एक प्री प्लान साजिश थी जिसको ये अंजाम दिया गया है। सुना आपने, करौली दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब से जुड़े पहले और अहम किरदार का ये सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा था। वो खुलासा जो बताता है कि करौली में मतलूब दरअसल कट्टर संस्था पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। मतलूब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए करौली में बैठकें किया करता था। मतलूब को डोनेशन भी पीएफआई के नाम पर ही मिलता था। पीएफआई की एक मीटिंग करौली में 2 अप्रैल को दंगे से ठीक पहले भी हुई थी। मतलूब और पीएफआई से जुड़ी इसी मीटिंग का कोई वीडियो भी वायरल है और दावा है कि पीएफआई की इसी मीटिंग में करौली दंगे की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। पहले किरदार से हमने मतलूब और पीएफआई के कनेक्शन को लेकर कुछ और जरूरी सवाल भी पूछे थे। इसी कड़ी में मतलूब के इस सबसे करीबी व्यक्ति ने हमें ये भी बताया कि पीएफआई ने ही मतलूब का ब्रेन वॉश किया था, वरना मतलूब तो काफी घुलने मिलने वाला व्यक्ति था। वो कभी इस सोच के साथ कहीं किसी से नहीं मिलता था कि वो अल्पसंख्यक है और सामने वाला दूसरे धर्म से है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि मतलूब पीएफआई के संपर्क में आखिर आया कैसे? क्या पीएफआई के साथ संपर्क में आने के बाद से मतलूब कट्टर हुआ? क्या मतलूब को पीएफआई ने अपने धर्म को लेकर कट्टर बना दिया? और क्या पीएफआई के इशारे पर ही मतलूब ने करौली में दंगे की साजिश रची? सवाल यह भी है कि 2 अप्रैल को करौली में साजिश के तहत दंगा हुआ तो हुआ, लेकिन मतलूब दंगे के 27 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? वो कहां फरार है? वो करौली में ही कहीं छिपा है या करौली से बाहर भाग गया? करौली से बाहर भागा तो क्या बिना किसी की मदद लिए फरार हो गया, या दंगे के फौरन बाद उसे करौली से भागने में इलाके के किसी बड़े नेता या अधिकारी ने मदद पहुंचाई? मतलूब का सुराग जानने के लिए अब हमारे सामने ये चंद वो सवाल थे जिनका जवाब पहले किरदार से हमें आगे बातचीत में मिलने वाला था। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, करौली। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन मतलूब में पहले किरदार ने कई अहम बातें बताई हैं। वो करीबी है, उसका भाई करीबी है मतलूब का, और वो ये बता रहा है कि पीएफआई का कनेक्शन दिख रहा है। मतलूब का पीएफआई से कनेक्शन अब तक तो किसी ने नहीं बताया था। साथ ही वो ये भी कहता है कि उस दिन जो हिंसा हुई उसके पहले पीएफआई की मीटिंग भी हुई थी। यानी क्या पहले से ही उस मीटिंग में कुछ तय हुआ था? पहले किरदार के छोटे भाई का दोस्त है मतलूब। आपको बता दूं, इस खुलासे के पहले इस पैकेज में, इस पहले हिस्से में आपने क्या क्या देखा। पहला किरदार 10 साल से मतलूब को जानता है। करौली में मतलूब कट्टर संस्था पीएफआई का सदस्य है और पीएफआई के लिए करौली में बैठकें करता था। पीएफआई की एक मीटिंग करौली में दंगे से ठीक पहले हुई। इस मीटिंग में करौली हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई, यह भी दावा किया जा रहा है।
तो ये बड़ा खुलासा हो रहा है, क्योंकि उस वक्त कहा गया कि हालात ऐसे बन गए। अब ये शख्स कह रहा है कि हालात बने नहीं, बनाए गए। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या वाकई वहां स्थिति ऐसी थी। इस पर चर्चा करने के लिए आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता हैं वीएचपी के, शोएब जमई आईएमएफ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर भी थोड़ी सा देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि यह मतलूब कहां है, इसको लेकर भी हमारे स्टिंग ऑपरेशन में अभी जानकारी आनी है, जिसको अभी हम आगे दिखाएंगे। और ये कैसे भागा, इसको लेकर भी किरदारों ने क्या बताया, ये भी आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भंवर पुष्पेंद्र के पास चलते हैं, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। भंवर, अब तक जितनी बातें उस दिन की हिंसा को लेकर निकल रही थी, उससे तो अलग बात यह निकल कर आ रही है कि पीएफआई में जुड़ा हुआ था यह आदमी, और उस दिन एक पीएफआई की मीटिंग भी हुई थी, जिसके बारे में वहां लोगों को पता भी है। देखिए जी, बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय लोगों से जो हमने बातचीत की है उसमें बात बिल्कुल सामने आ रही है कि यहाँ पर 2 मीटिंग 7 दिन के बीच में हुई। एक मीटिंग 30 तारीख को होती है, एक मीटिंग 26 तारीख को होती है, और घटना से पहले भी कुछ लोगों की ग्रुप्स मीटिंग हुई है। ये बात सामने आई है जब हम लोगों से बातचीत की है, और उसमें जमात की मीटिंग भी है और उसमें पीएफआई के लोगों की मीटिंग की भी बात लोग कह रहे हैं, जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की। अब उस मीटिंग में क्या तय हुआ, क्योंकि उस मीटिंग में एक समुदाय विशेष के लोगों के अलावा दूसरों को शामिल नहीं किया गया था, और कुछ लोग थे जिसमें 2 या 3 लोगों का नाम है, लेकिन वो लोग वही हैं जो इनके साथ हमेशा बने रहते हैं, जिनका अपना एक राजनीतिक स्वार्थ उनसे जुड़ा है। हालांकि उनके नाम उसमें क्लियर नहीं किए गए, लेकिन 3 लोग जो थे वो इनमें जुड़े हुए थे, जो कि दूसरे गैर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये एक मीटिंग होती है, मीटिंग में क्या तय होता है क्या नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन उसका परिणाम 2 तारीख को देखने को मिलता है, जब नववर्ष के मौके पर एक रैली निकलती है भगवा रैली के रूप में, और फिर अचानक से छतों से पत्थर आने लगते हैं, बोतलें आने लगती हैं, और फिर देखते ही देखते करौली सुलग जाता है, जिसकी अभी तक वो जो आग है वो ठंडी नहीं हुई है। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि वो पार्षद जो उनके सुख दुख में साथ देने का वादा करके चुनाव जीता था, उनके घर को जलते हुए कैसे छोड़ गया, उनकी दुकानों को जलते हुए कैसे छोड़ गया, आखिर कहां है मतलूब, ये लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ और इस खुलासे में आपने जो और बातें निकलवाई हैं वो भी दर्शकों को दिखाएं। उससे पहले आरपी सिंह जी, फिर पीएफआई की बात आ रही है, पीएफआई की एक मीटिंग की बात आ रही है, और कहा जा रहा है कि लोगों को भी पता था कि वो मीटिंग हुई थी। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो अभियुक्त है वो किसी न किसी के संरक्षण से काम कर रहा था, वो पीएफआई के साथ मिलकर काम कर रहा था, ये भी स्पष्ट हो रहा है, परंतु संरक्षण किसका था? आज इनकी सरकार के जो वहाँ पे सरकार है गहलोत साहब की, अशोक गहलोत जी की, उनके एक मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा, वो कहते हैं जब तक वो दोषी साबित न हो जाए तब तक वो अपनी अरेस्ट क्यों देगा, ऐसा कुछ उनका बयान आया है। तो बड़ा स्पष्ट है कि संरक्षण के लोगों का मिला हुआ है, और वो तो कांग्रेस के समर्थन करने वाला इंडिपेंडेंट विधायक था, पार्षद था, सबकी जानकारी में कि लगातार वो कांग्रेस का समर्थन करता था, कांग्रेस उससे समर्थन लेती थी। तो इनको जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस वालों को कि ये क्या खेल खेल रहे हैं वहाँ पर, और इतने 27 दिन में अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? अगर आपकी टीम उसके सूत्रों तक पहुँच सकती है तो इनकी टीम क्यों नहीं पहुँच पा रही उन तक? तो अजय वर्मा जी, ये बड़ा प्रश्न है सरकार में बैठे, और जब ये कहा गया था कि वहां पर ऐसे तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, तो भी पीएफआई का कनेक्शन होना, पीएफआई की एक मीटिंग होना, इसके बारे में वहां की स्थानीय पुलिस को, लोगों को पता नहीं चला। और 27 दिन से जिसके बारे में नहीं पता चला, हम लोगों को ढूंढकर अभी बताऊंगा कहां है वो भी इन लोगों ने बताया है, लेकिन पुलिस को ये सब नहीं पता चल पा रहा। सुशांत जी, आपने ये देखा होगा कि दंगे की स्क्रिप्ट किसने लिखी, और पीएफआई के ऊपर अगर देश की सरकार ने सारी चीजें चारों तरफ करी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पीएफआई का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में खत्म हो रहा है। जब महबूबा मुफ्ती के साथ आप 40 महीने सरकार चला के मलाई खाते हैं, तो पूरा हिंदुस्तान पूछना चाहता है कि ये आखिर क्या था भाई, वो कौन थे? उनकी बेटी को जब आतंकवादी छोड़ दिया था, इससे क्या संलिप्तता की महसूस होती है कि सर अभी हम कहाँ हैं, आप कहाँ चले गए? आपको मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ।
सुशांत जी, आप इस उसी क्रोनोलॉजी समझिए। महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार चलाई है। अरे भाई अरे भाई महबूबा मुफ्ती आज कहां से आ गए? हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। अजय वर्मा जी राजस्थान पे रहिए। सरदार साहब, मैं अजय वर्मा जी राजस्थान पे रहिए। मुझे ये बताइए, सुनिए अजय वर्मा जी, इस अच्छा नहीं लगता, अजय वर्मा जी ये पार्षद, अजय वर्मा जी ये एक मिनट, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी और अजय वर्मा जी, मैं कह रहा हूं राजस्थान के मुद्दे पे रहिए। 27 दिन से वैसे ही वो फरार है। आज जो अहम जानकारियां हम दे रहे हैं उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान पुलिस पकड़ेगी, वो भी मसला निकल जाएगा। अजय जी मैं ये कह रहा हूं, अगर ये पार्षद कांग्रेस को समर्थन दे रहा था और पीएफआई से भी कनेक्टेड था, तो लोग नहीं पूछेंगे कि ये कनेक्शन क्या आपस में मिला हुआ नहीं है? मैं यही तो क्रोनोलॉजी समझाना चाह रहा हूं कि इस पॉलिटिक्स में कोई चीज नहीं। आज वो बंगाल में जो एक नेता ऑफ अपोजिशन बीजेपी का है, वो ममता का कितने क्लोज थे, उसके भाई, उसके पिताजी एमपी, उसके भाई चेयरमैन एमएलसी, आज वो कहाँ है? तो ये कौन सी क्रोनोलॉजी मैं समझाना चाहता हूं। ये जो हिंसा का एक मास्टरमाइंड था, जो दिग्गुजर है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता, वो फरार है, आज तक वो नहीं मिल पा रहा है। उसको मोदी जी और अमित शाह जी की सह है, उसे दिल्ली में छुपा रखा है। हमें सूत्रों से पता चला है कि वो गायब है उसी हिंसा में, करौली में, वो भी इसमें सह सहयोगी है, सह अभियुक्त है। लेकिन डीजीपी राजस्थान ने काम बहुत बढ़िया करके 25 लोगों को पकड़ा है और पूरी जांच करके एसआईटी गठित कर दिया, और दोषी कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। और रहा सवाल निर्दलीय का, कांग्रेस का, वो ना तो पार्षद मुख्य आरोपी तो मतलूब है, दिग्गुजर कहाँ है? अजय वर्मा जी मैं आपको एक चीज तो बता दूं, सुनिए मैं एक चीज, कि अभी स्टिंग ऑपरेशन में कुछ और ऐसी बातें आनी हैं जिनका आपको जवाब देते नहीं बनेगा, तो सोच समझ के डिफेंड कीजिएगा, क्योंकि पहले हिस्से में डिफेंड कर देंगे, फिर जब दूसरे हिस्से की बातें आएंगी तो फिर आपको अपनी ही कई बातें जो है वो अंदर चबाते नहीं बनेंगी। यहाँ देखिए एक बात समझ लीजिए सुशांत जी, कोई ऐसी चीज नहीं है। सरकार, प्रशासन और शासन अपना काम कर रहा है। जो दोषी होगा, समर्थन देने से कोई, ना वो कांग्रेस का पार्षद है, उसकी हिस्ट्री उठाइए, वो इसको किसने भगाया सर, उसको लेकर भी खुलासे में हिस्सा है। अभी जरा उसको भी दिखाऊंगा, चरण में उसको दिखाऊंगा सर। अभी मैं भी बताऊंगा कि वो बीजेपी पे किसका संरक्षण है। अरे भाई किसका संरक्षण आप दिखाइए, आप भी स्टिंग ऑपरेशन करके ले आइए, मैं चला दूंगा। आप भी दिखाइए, आप, अरे भाई आपके दिखाने और आपके बोलने से कैसे मैं मान लूंगा? आप लेकर आइए उस आदमी को जिसको माना जा सके। आपकी इस धुंधली तस्वीर से कोई कैसे मान ले कि भाई धुंधली तस्वीर में जो आदमी है उसका चेहरा धुंधला किया है क्योंकि वो डरा हुआ है। कोई बात नहीं, हम भी बताएंगे, हम भी डरे हुए हैं। आपका चेहरा धुंधला कर दूंगा, आप करके बताइए ना भाई, आपको कैसे पता है कहां है? हम तो खुला नाम लेके, अजय वर्मा तो अपना नाम से बताएगा कि ये विजय शंकर तिवारी जी, अब तो बातें कही जा रही है, पीएफआई की मीटिंग भी हुई, तो फिर क्या उस दिन जो हुआ उसको लेकर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि वो प्लान्ड था या वहां हालात बन गए, और क्यों अब तक मतलब नहीं पता चल पा रहा कहां है? देखो सुशांत जी, शोभा यात्रा में जिस दिन पत्थरबाजी हुई, बोतलें फेंकी गई, लोगों को घायल किया गया, उस दिन आप वहां के पुलिस ऑफिसर को वो बयान याद करिए। वो बयान था कि यहाँ पर जो यात्रा निकल रही थी उसमें भड़काऊ नारे लगाए गए थे, इसलिए सब कुछ हुआ ये। और हमें पता है कि भड़काऊ नारे क्या होते हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय, जय श्री राम, ये अगर भड़काऊ नारे हैं तो फिर भड़काऊ नारे कौन से होते हैं? दूसरा बात यह है कि 3 दिन पहले से सारी गतिविधियां ध्यान में आ रही थी, लेकिन जिस दिन ये पत्थरबाजी हुई उस दिन वहां से लोग, जो मुस्लिम समाज था जो इसमें संलिप्त था, वो उनकी दुकानें, उनके वाहन, वो लोग गायब थे वहां से। ये भी सर्च में आया है, ये भी जानकारी में आई है। और एक साथ 1 घंटे में, आधा घंटे में क्या इतने पत्थर और बोतलें छतों में इकट्ठा हो गई थी क्या? तो ये जितने संदर्भ हैं जो चीख कर कह रहे हैं कि ये पहले ही बनाई गई योजना थी और इस योजना का जो सारा का सारा प्रस्फुटन हुआ वो शोभा यात्रा में हुआ। ये केवल मतलूब के, देखो 20 से ज्यादा घटनाएं देश भर में पत्थरबाजी की हुई हैं। एक मतलूब आपको यहां दिखाई पड़ रहा है करौली में, ऐसे मतलूब हर घटना में दिखाई पड़ेंगे। गुजरात वाली घटना में 3 दिन पहले की सरगर्मियां आपको शोएब जमाई, अगर मुझे आप मुझे समझाइए कि एक तरफ मतलूब जो पार्षद है उसका समर्थन कांग्रेस को, दूसरी तरफ स्टिंग के पहले हिस्से में, फिर कह रहा हूं पहले हिस्से में, अभी और हिस्से आने बाकी हैं, उसमें वहां उसका करीबी जो कह रहा है, मैं 10 साल से जानता हूं उसको, उसका ये आरोप है, उसका ये दावा है कि उसका कनेक्शन पीएफआई से भी है। तो एक तरफ वो कांग्रेस से कनेक्टेड, एक तरफ वो पीएफआई से कनेक्टेड, और 27 दिन से नहीं मिल रहा है।
अब इस कहानी का जो सार है वो आपके हिसाब से क्या निकलता है? देखिए सुशांत जी, मतलूब के मुद्दे पर आप ही के चैनल पर ये लगभग मेरी 15 या 16 डिबेट हुई है, ये आज 16वां होगा। और मैंने हर दफा कहा है कि एक पार्षद जो होता है वो किसी पार्टी के सिंबल से नहीं लड़ता है, अलबत्ता उसको कहीं ना कहीं से समर्थन हासिल होता है। और मतलूब एफआईआर में नामजद है, मुख्य आरोपी है, वो वांछित है, पुलिस उसकी तलाश में होगी। आपकी अपने जो एसआईटी आपने दिखाई है, अपनी रिपोर्ट दिखाई है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि दूसरे हिस्से में आप राजा राम गुर्जर जो बीजेपी मेयर का पति है उसका भी एसआईटी रिपोर्ट दिखाएंगे कि वो कहाँ छुपा हुआ है और वो किस किस संस्था से मिलता था और कैसे साजिश कर रहा था। ये मैं ईमानदारी से चाहूंगा कि आप दूसरे हिस्से में दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने एसआईटी की बात की और आपके रिपोर्टर भंवर पुष्पेन भी यहाँ मौजूद है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, आप ही के डिबेट में मैं मौजूद था जिस दिन आप वो राजगढ़ अलवर का दिखा रहे थे और कह रहे थे देखो सारे हिंदुओं के घर तोड़ दिए लेकिन जाकिर यहाँ से बच गया, जाकिर के घर क्यों तोड़ा? आपने मुझसे कई बार पूछा, उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल वीडियो बाद में आई। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई भंवर पुष्पेन जी, आपको नहीं पता है कि वो जाकिर की दुकान जो है वो जाकिर की नहीं थी बल्कि वो किराएदार था और दुकान मनीष दीक्षित थी और उसका पहला तल्ला जो है वो राहुल दीक्षित का था जो बीजेपी राजगढ़ मंडल का अध्यक्ष है। और भंवर पुष्पेन जी को मनीष दीक्षित ने फोन करके भी बताया कि आप सही रिपोर्ट बताइए कि ये दुकान जो है जाकिर की नहीं है बल्कि मनीष दीक्षित की है। तो क्या भंवर पुष्पेन ने अपनी जिम्मेदारी निभा के उसको सच्चाई बताई जो आपने झूठ उस दिन कहा था? ये हमारी एसआईटी की रिपोर्ट है, अगर मैं गलत हूं तो आप यहाँ पे काट दीजिए और मनीष दीक्षित और राहुल दीक्षित भी देख रहे होंगे। मैं आपको काटने के लिए, सुनिए मैं आपको बताता हूं, आपकी जो ये एसआईटी है ये कौन है मैं जानता हूं और ये क्या करती है ये भी जानता हूं। भंवर यही है, नहीं भंवर यही है। मैं अरे भाई, अरे कोई घबराने की बात नहीं है, भंवर यही है, भंवर जवाब दे देंगे उसका भी हम। नहीं भंवर जवाब दे देंगे सर, भंवर जवाब दे देंगे। एक मिनट रुक जाइए, भंवर जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, जिस दिन हमने ये खबर दिखाई थी उस दिन लाइव के दौरान मैंने ये चीज़ बताई थी कि किस तरीके से एक दुकान है जिसको 10 फीट आगे तक छोड़ा हुआ है। बाद में वहाँ जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस पर कोर्ट स्टे है। ठीक है, हमने उसके तुरंत बाद ये भी कहा कि कोर्ट स्टे है। और आपने जब ये पूरा लाइव दिखाया था उस समय आपने ये कहा था कि कोर्ट स्टे है, लेकिन कोर्ट स्टे एक ही दुकान पर है। आप देखिए कि इतनी सारी दुकानें वहाँ थी, इतने सारे मकान वहाँ थे, सिर्फ एक दुकान पर कोर्ट स्टे है क्योंकि एक ही दुकान वहाँ पर है जिसमें लिखा था कि जो भी नाम उस पर लिखा हुआ था और उसमें मैटर्स लास्ट में था, तो उसी मैटर पर वो बात हो रही थी। अचानक से बार-बार यही कोशिश करके कह रहे थे कि ये जाकिर की दुकान छोड़ दी, बाकी की जला दी। आपको बाद में पता तो चला होगा ना। शोएब जमाई मेरी बात सुनो। उसका ओनर मनीष दीक्षित शोएब जमाई और वो राहुल दीक्षित। शोएब जमाई अरे रुकिए एक मिनट, अरे कितना अलग क्यों करे? अरे मैं इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। सुनिए एक मिनट शोएब जमाई, थोड़ा रुकिए, इसका जवाब मुझे। अरे सुनिए, अरे भाई एक मिनट रुकिए ना शोएब जमाई। अरे आपने बोला कुछ, उसका जवाब भी सुन लीजिए, उस पर भी अभी इसको समझाकर, इसको बताकर और उसके बाद मैं इस पर आऊंगा। अभी इससे हटूंगा नहीं ऑपरेशन मतलूब नहीं, अभी आ रहे हैं सर। ठीक है, इन्होंने अच्छा किया, मुद्दा उठा दिया, वो भी बता देंगे। एक बार आरपी सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन ले, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। आरपी सिंह बोलिए। अरे भंवर पुष्पेंद्र ने बोल दिया भाई उनको जो बोलना है। अभी 1 मिनट आपको जवाब मैं दूंगा, रुकिए ना। आरपी सिंह बोलिए, आरपी सिंह बोलिए। शोएब जमाई रुकिए, आरपी सिंह बोलिए। शोएब जमाई सच सुनने की कुव्वत रखो। इसका पर्दाफाश हो गया ना। 1 मिनट रुकिए ना भाई, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना भाई, 1 मिनट रुकिए। शोएब जमाई 1 मिनट रुकिए, शोएब जमाई 1 मिनट रुकिए और बोलिए आरपी सिंह, फिर मैं जवाब दूंगा। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए इनसे पूछिए वो दुकान जिसकी भी हो, किराएदार कौन है उस दुकान में? उस दुकान पे नाम पट्टा किसका रखा हुआ है? आसपास दोनों तरफ नाम पट्टे क्या थे वो भी दिखा दीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। मेरी दुकान पे किराएदार बैठे हैं सईद जमाई और पट्टा लगाकर बैठे हैं सईद जमाई की दुकान, इसलिए दुकान छूट गई कि सईद जमाई का पट्टा लगा था, इसलिए कि आरपी सिंह की दुकान थी। ये विषय दुकान किसकी थी साबित ठीक है। 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट, झूठ उगाते हो, झूठ। अरे अब आप सच बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा, आपको सच समझ लग रहा, आपको सच समझ लग रहा। अगर वहां पर नाम लिखा था आरपी सिंह का तो अकाउंट डिमोलिश हो गई। शोएब जमाई 1 मिनट, शोएब जमाई
मैं कह रहा हूं जिनको एजेंडा चलाना है और वो एजेंडे के तहत आपकी एसआईटी कर रहे हैं उनको तो छोड़ दीजिए। आपने चूंकि ये प्रश्न उठाया और हम पर उठाया, भंवर पुष्पेंद्र पर उठाया, सुनिए आपको सुनना है कि नहीं सुनना है पहले ये बताइए। शोएब जमाई एक मिनट पहले सुनिए। आरपी सिंह जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए आरपी सिंह जी एक मिनट रुक जाइए सर। आरपी सिंह जी मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। जवान सवाल कर बात कर, कुछ भी बोलते हैं आप। जवान सवाल कर बात करो, इसकी जवान सवालो, जवान सवाल कर बात करो, जवान सवाल कर बात करो अपनी। अरे एक मिनट अपनी भाई जुबान तो आप क्या शब्द इस्तेमाल कर, आवाज कम कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं शोएब जमाई, पहली बात उस दिन जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी उसमें आप सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि अभी तो यहां तोड़वाया है, अभी केरल में भी तोड़वाएंगे, अभी हम झारखंड में भी तोड़वाएंगे, अभी हम छत्तीसगढ़ में भी तोड़वाएंगे। ये आपके शब्द थे, हमारे नहीं थे कि आप तोड़वाने वाले थे। पहली बात ना, अभी रुक जाइए, आपके फिर वीडियो चला दूंगा, मेरा मुंह मत खुलवाइए। पहली बात। दूसरी बात, जो जाकिर खान मैटर्स पर आप कह रहे हैं, वो दुकान जो है वो कई सालों से जाकिर खान के पास ही है, उसका मालिक जो भी हो वो है जाकिर खान के पास। पहली बात। अरे फिर अब आप मुझे बोलने दीजिएगा, आपने एक प्रश्न पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। जब वहां पर, अरे मेरी बात सुन लीजिए, जब हमने वो रिपोर्ट दिखाई, जब हमने वो रिपोर्ट दिखाई तब ये भी दिखाया, उठा के देखिए उस रिपोर्ट को, कि यहां पर एक स्टे की बात है कि इनके पास स्टे है, लेकिन उसी में भंवर पुष्पेंद्र ने वहां के और लोगों से भी बात किया सर, और उन लोगों ने कहा कि कागजात तो हमारे पास भी हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और हमारी दुकानें तोड़ दी गई, हमारे घर पे बुलडोजर चल गया। यह प्रश्न उठाया था भंवर पुष्पेंद्र, आपको और लोगों ने यह कहा था या नहीं कहा था? जी बिल्कुल, लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो लोगों ने कहा था कि कागज हमारे पास भी है, हम कागज दिखाते रहे। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास नोटिस तक नहीं आया है, जबकि 6 तारीख को नोटिस इशू होने की बात कही गई थी। 6 तारीख को नोटिस गए थे, कुछ लोगों के पास पहुंचे थे, कुछ के पास नहीं पहुंचे थे। ऐसे में लोगों का यही कहना था कि बिना बताए, बिना मोहलत दिए सब तोड़ना ठीक नहीं है, और जब एक नाम विशेष की दुकान को छोड़ करके सबको तोड़ देना ये भी ठीक नहीं है। ये लोगों का वहां कहना था। ठीक है। और शोएब जमाई जी, मैं एक चीज आपको और क्लैरिटी दे दूं, अगर ये आपकी एसआईटी होती, शोएब जमाई ये आपकी एसआईटी होती तो मैं उसका बड़ा सम्मान करता, मैं उसका बड़ा सम्मान करता। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा वाला वाली एसआईटी है, मैं जानता हूं उसको, बहुत ही दो कौड़ी की है, और इसीलिए मैंने आपको जवाब, आपकी होती तो मैं इस सम्मान दे देता, उसको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कैसे एजेंडा चलाते हैं और क्या करते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी रिपोर्ट में वो नोटिस भी दिखाया गया, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी रिपोर्ट में और लोगों के पास भी ऐसा नोटिस, ऐसे कागजात थे जो कह रहे थे कि हमारे पास कागज है, ये नहीं दिखाया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, जो मैंने दिखाया वो सामने है, उस दिन की पूरी रिपोर्ट में सामने है, और उस दिन वो जो अम्मा वहां फंसी रह गई उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब मेरा प्रश्न ये है, नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, ठीक है 20 सेकंड लीजिए, फिर मैं मतलूब पर आऊंगा, आपको पलट के जवाब नहीं दूंगा, मुझे जो जवाब देना है भंवर को देना था वो दे दिया। प्रोपेगेंडा से कह रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा से नहीं मैं बता रहा हूं, बल्कि बीजेपी के ही एक नेता ने जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था आपकी खबर दिखा करके। उसी पोस्ट में नीचे जो है मनीष दीक्षित ने खुद कमेंट किया कि सर मैं मनीष दीक्षित हूं, मेरा भाई राहुल दीक्षित राजगढ़ बीजेपी मंडल का अध्यक्ष है, और मैं दुकान का मालिक हूं, जाकिर दुकान का मालिक नहीं है। और मैंने भंवर पुष्पेंद्र को ये बात बता भी दी है, और भंवर पुष्पेंद्र ने कहा कि मैं सच्चाई बता दूंगा। तो अरे भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता ने किया या किसने किया मुझे नहीं पता। सुनिए मेरी बात सुनिए, अब देखिए मैं मतलूब पर हूं और मैं मतलूब पर लौट रहा हूं, बस आपसे इतना कह रहा हूं, किसने क्या ट्वीट किया मुझे नहीं पता, बस इतनी सी बात आपको बता रहा हूं कि उस वीडियो में देखिए, मेरी बात सुनिए शोएब जमाई, अगर एक मिनट शोएब जमाई, मैं ऑडियो कम करा रहा हूं, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, वहां जो वो नोटिस छपा हुआ था, लगा हुआ था, भंवर पुष्पेंद्र ने उसको पूरी तरीके से दिखाया, बताया, जिसको देखना है वो देख लेगा, जिसको नहीं देखना है और जिसको एजेंडा चलाना है वो उसको नहीं दिखाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मतलूब पर हूं, मतलूब पीएफआई से जुड़ा हुआ था, पहली बात बता दी। दूसरी बात यह है, पहले किरदार से मतलूब की जान पहचान और मतलूब के पीएफआई कनेक्शन को लेकर विस्फोटक जानकारी जो बताती है कि पीएफआई का करौली दंगे में बड़ा रोल था। वही पीएफआई जिसका नाम आपने दिल्ली दंगों में भी सुना होगा,
वही पीएफआई जिसकी संलिप्तता के बारे में आपने कर्नाटक के हिजाब विवाद में भी जाना होगा, वही पीएफआई जिसका नाम बेंगलुरु दंगे में भी लिया जा चुका है और इसके लिए मतलूब ने पीएफआई की तरफ से दंगे की स्क्रिप्ट लिखी, जैसा कि पहले किरदार ने हमारे खुलासे में दावा किया। लेकिन अभी भी उस सवाल का जवाब हमें मतलूब या करौली से उस नहीं मिला कि मतलूब करौली से भागा कैसे। उसे करौली से भगाने में या उसके भागने में किसी ने मदद की, और अगर मदद की तो वो शख्स कौन था? पहले किरदार ने हमें अब तक जो बात बताई उसके मुताबिक करौली दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब असल में कट्टर पीएफआई का एक मेंबर है, और इस किरदार के खुलासे से साफ है कि दंगे की स्क्रिप्ट भी पीएफआई के इशारे पर लिखी गई। लेकिन अभी भी मतलूब से जुड़े कुछ ऐसे बड़े सवाल थे जिनका हमें जवाब मिलना बाकी था। सवाल ये था कि हिंदू संगठनों की रैली में पथराव करने की बात भी क्या पहले से तय थी, और सवाल ये भी कि मतलूब 2 अप्रैल को करौली में हुए दंगे के बाद कब फरार हुआ, दिन में या रात में, और अगर वो करौली से बाहर भागा तो उसे किसी ताकतवर शख्स की मदद मिली या उसने ये काम अकेले अंजाम दिया। तो टाइम्स नाउ नवभारत की एसआईटी के सदस्य भंवर पुष्पेंद्र ने पहले किरदार से बातचीत को इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ाया। तो फिर ये चैलेंज के साथ इस प्लान को किया गया है। हिंदू सनातन धर्म के 2 दिन पहले झंडे लगाए गए थे, उनको भी किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा जलाया गया था, लेकिन उसको अनदेखा किया था और उसका परिणाम ये निकला कि इन लोगों ने हिंदू धर्म रैली पे पथराव कर दिया, कातलाना हमला किया, जानलेवा हमला किया, और उसमें इनका सपोर्ट करने वाले जनप्रतिनिधि भी इनके साथ हैं। क्या आप कैसे कह सकते हैं सपोर्ट किया जनप्रतिनिधि ने, क्या हुआ ऐसा? नहीं, कहने का ये है सर कि जो आज कसूरवार हैं सबको पता है, और आज भी वो प्रशासन उन पे हाथ नहीं डाल रहा है, तो हाँ बिल्कुल ये जनप्रतिनिधियों का ही दबाव है कि मैं नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये सबको पता है कि ये जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण ही ये मुलजिम आज तक फरार हैं। अच्छा, ये कैसे चला गया यहाँ से, करौली से बाहर कैसे निकल गया? किसी ने तो सहयोग किया होगा। हाँ बिल्कुल, बिना सहयोग के नहीं जा सकता वो। उसके इतने कहीं कोई लाइसेंस ऐसा कुछ भी नेट ऐसे पहले उसकी कभी कोई ऐसी एक्टिविटियों में हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी, और सडन हुई है तो कहीं ना कहीं उसको ऊपर से हाथ है उसके ऊपर, और वो उन्हीं की सानिध्य में है। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई तो जनप्रतिनिधि है जिसने उसको बाहर निकाला? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि ने उसको सहयोग करके बाहर निकाला। तो ये कंफर्म है? हाँ, ये कंफर्म है। तो क्या मतलब दिन में, रात में, सुबह, शाम कब निकाला, क्या क्या कंफर्मेशन है? ये तो मैं कंफर्मेशन नहीं बता सकता, लेकिन सुनने में ये आया था कि एक जनप्रतिनिधि की गाड़ी में ये बैठ के और करौली से छोड़ा था। इसे कब गया था ये? 2 तारीख की रात को, जिस दिन दंगा हुआ था। कितने बजे? उस दिन 1:30-2 बजे के समथिंग बाहर हो गया। ये करौली से बाहर गया। जनप्रतिनिधि ने बाहर भेजा है। अब ये गाड़ी थी, अब किसने भेजा क्या नहीं था, गाड़ी जिसकी गाड़ी थी उन्हीं की थी। हाँ, गाड़ी ये बताया गया था, किसी ने देखा था उस गाड़ी को जाते हुए, तो कि भाई वो जनप्रतिनिधि गाड़ी में निकल गया। यानी करौली दंगे के आरोपी मतलूब अहमद से जुड़े पहले किरदार के इस खुलासे से कुछ बातें और भी साफ हो रही हैं, और वो ये है कि प्लान के साथ राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को दंगा किया गया था। हिंदू सनातन धर्म के झंडे असामाजिक तत्वों ने जलाए थे। दंगा हो इसीलिए हिंदू संगठनों की रैली पर पथराव किया गया था। दंगाइयों को एक जनप्रतिनिधि का समर्थन भी हासिल था। मतलूब दंगे की रात 2 बजे के करीब करौली से भागा था, और एक जनप्रतिनिधि की गाड़ी से आरोपी मतलूब फरार हुआ था। पहले किरदार के खुलासे के मुताबिक उस जनप्रतिनिधि का पुलिस प्रशासन पर पूरा दबाव है। प्रशासन मतलूब पर इसीलिए हाथ अब तक नहीं डाल पाया है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जनप्रतिनिधि आखिर है कौन, जिसने मतलूब को भागने में मदद की और जिससे करौली की पुलिस भी शायद डरती है। तो हम उस नाम का खुलासा करें। उससे पहले मतलूब पीएफआई तक कैसे पहुंचा, पीएफआई में एंट्री कराने वाला वो सूत्रधार कौन था, ये भी हमारे खुलासे में सुन लीजिए। अच्छा, आपसे संपर्क रहा, सारी चीजें, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे? उसका किस तरह का बैकग्राउंड है, कहाँ संपर्क है उन लोगों का, कैसे क्या है? नहीं सर, ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं है, मेरी नॉर्मल ही हेलो सेलो हुआ करती थी। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो
ऐसा है कि वो आम परिवार था और बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से एक आम जीवन जीते हैं उसी तरीक़ा से उनके पापा की उसकी खुद की कार्यशैली थी। अच्छा, उनके भाई वगैरह उनके बारे में कुछ? उनके भाई वगैरह भी ऐसा खास कुछ नहीं था, लेकिन एक भाई अभी विदेश से MBBS करके अभी इच्छा चली रही है, पूरी हुई भी नहीं है अभी कंप्लीट, और वो चल रही है उसकी किसी कंट्री से कोई विदेश से ही कर रहा है। वो कहाँ से कर रहा है तो वहाँ से हो सकता है कोई लाइजनिंग हो, उसका कनेक्टिविटी हो। अच्छा, उसका भाई जो है वो पाकिस्तान से भी उसकी कोई कनेक्टिविटी बताई गई है? हाँ, आम जन में चर्चा का है ये इशू है कि पाकिस्तान से भी कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ रिलेटिव वगैरह हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मतलूब का एक छोटा भाई है जो बाहर से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है, जिसके बारे में हमें ये भी जानकारी मिली है कि उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। और इस पहले किरदार ने हमें ये भी बताया कि मतलूब के भाई ने मतलूब का संबंध PFI से जोड़ा, यानी करौली दंगे के पीछे कट्टरता का ये नेक्सस काफी बड़ा है, जिसके तार पाकिस्तान तक से अब जुड़ रहे हैं। और इस पहले किरदार ने खुलासा करते हुए हमें ये भी बताया कि दंगे के ठीक पहले PFI की जो मीटिंग हुई थी उसमें इसके भाई ने ही जिम्मेदारी ली थी कि मतलूब को कुछ नहीं होगा। अब ये संयोग तो हो नहीं सकता कि दंगे को 27 दिन बीतने को हुए और मतलूब अब तक पकड़ा नहीं गया है। और मतलूब कितना रसूख वाला व्यक्ति है, इसका अंदाजा ऐसे लगता है कि पहले किरदार ने उस जनप्रतिनिधि के नाम का खुलासा भी किया जिसकी गाड़ी से रातों रात मतलूब करौली से भागा था। ध्यान से सुनिए इस जनप्रतिनिधि का नाम है लाखन सिंह। करौली में विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उसी कांग्रेस के विधायक हैं जिसकी सरकार राजस्थान में है। यानी पहले किरदार के दावे के मुताबिक जब कांग्रेस के विधायक ही आरोपी मतलूब को बचाने में लगे हों, उनकी गाड़ी से मतलूब फरार हुआ हो, तो फिर आरोप के मुताबिक मतलूब को पुलिस कैसे पकड़ पाएगी और क्यों पकड़ेगी? यानी पुलिस के हाथ बंधे हुए लग रहे हैं। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ नहीं बंधे, बल्कि टाइम्स नाउ नव भारत की SIT का मकसद तो आगे ये भी जानना था कि मतलूब दंगे की रात अगर विधायक लाखन सिंह की गाड़ी से फरार हुआ तो गया कहां। इसीलिए अब जो हम आगे खुलासा करेंगे, जो दूसरा किरदार मतलूब का पता ठिकाना बताएगा, उसे ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसी के बाद आपको ये भी मालूम चलेगा कि करौली दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब इस वक्त कहां छिपा बैठा है और वो किसकी पनाह में है। खबर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, करौली। यानी करौली दंगे के आरोपी मतलूब अहमद पर पहले किरदार ने जो अब तक खुलासे किए हैं उसके मुताबिक कहां छिपा है दंगाई मतलूब, इसको लेकर करौली में मतलूब कट्टर संस्था PFI का सदस्य है। PFI की एक मीटिंग करौली दंगे से पहले हुई। PFI की मीटिंग में करौली दंगे की स्क्रिप्ट लिखी गई, ये वो दावा कर रहा है। दंगा हो इसलिए हिंदू संगठन की रैली पर पथराव हुआ, ये भी उसने दावा किया। दंगाइयों को एक जनप्रतिनिधि का समर्थन हासिल है। मतलूब दंगे की रात 2 बजे के करीब करौली से भागा और जनप्रतिनिधि की गाड़ी से आरोपी मतलूब फरार हुआ। मदद देने वाले जनप्रतिनिधि का नाम लाखन सिंह बताया जा रहा है, उसका दावा वो कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये लाखन सिंह कांग्रेस के MLA हैं जो मतलूब को सपोर्ट कर रहे थे। लाखन सिंह से हम लगातार संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अचानक लाखन सिंह पर इसने आरोप लगा दिया और ये लाखन सिंह कांग्रेस के विधायक बताए जा रहे हैं। एक बार भंवर पुष्पेंद्र के पास चलते हैं। भंवर, कांग्रेस विधायक का नाम कैसे आ रहा है और क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, उनका पक्ष जानने की कोशिश की है, क्यों उन पर आरोप लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं पिछले 2 दिन से लगातार ये कोशिश कर रहा था कि उनसे संपर्क हो सके। मैंने फ़ोन भी किया, रात में भी फ़ोन किया था, अभी सुबह भी फ़ोन किया, दोपहर में फ़ोन किया। वो बस यही कह रहे हैं, उनके PA फ़ोन उठाते हैं, वो खुद फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो बार बार यही कह रहे थे कि बस हम अभी बात कराते हैं, थोड़ी देर में बात कराते हैं। और जैसे ही टाइम्स नाउ का नव भारत का नाम सामने आया तो उन्होंने फिर बोले ठीक है, वो तो जयपुर निकल गए हैं। यानी कि वो कल से ये कहते रहे कि वो करौली हैं, हिंडौन चले गए हैं, अब वो जयपुर चले गए हैं, अब बात नहीं हो पाएगी, तमाम चीज़ें वो करते रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से स्थानीय व्यक्ति ने जो आरोप लगाया है, वो नाम ले रहा है कि जिस तरीके से विधायक ने ये सब किया है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है आरोप में जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से करौली सुलगी है और जो टीस करौली के लोगों के दिल में है, वो कहीं ना कहीं अब वो जवां पर भी आ रही है। एक बार लाखन सिंह जी को अभी फोन लगा सकते हैं आप? स्थानीय जनप्रतिनिधि ने ये सब किया। जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर सकता हूं। ये देखिए, मैं अभी उनको फोन लगाने जा रहा हूं।
एमएलए लाखन सिंह कटकड़, और ये मैंने कॉल किया है, ये देखिए फ़ोन पर। मैं स्पीकर पे लेता हूँ, अभी उनका फ़ोन बिजी आ रहा है। आपने जिस the person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try later. आप जिस एक बार फिर लगाइए, करने की कोशिश काट के फिर से लगाइए। वो इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अभी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। प्रयास करें। एक बार और लगा के देखिए। चलिए हम फिर एक बार कोशिश करेंगे फोन लगाने की। अजय वर्मा जी, अब इसकी जांच तो होनी चाहिए। आरोप के जो लग रहे हैं वो कांग्रेस विधायक तक भी पहुंच गया। अभी तो हम खैर उनको फोन लगाएंगे, लेकिन ये बड़ा गंभीर हो जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं तो थोड़ा सुन ले, बीच में मुझे टोका टोकी ना करें, अपने बात में पूछ लें। 3 चीजों पे मैं चर्चा करके बताऊंगा। एक तो आप अभी उस लेडीज की बात कर रहे थे, मैंने एक चैनल पर एक डिबेट में आपके अनुरोध किया था कि आपने अपना एक रिपोर्टर ऊपर चढ़ा दिया, माता जी की स्थिति दिखा दी, और आपने कहा सरकार फेलियर है, प्रशासन फेलियर है। हमने कहा ठीक है, सरकार फेलियर है, प्रशासन फेलियर है। मैंने कहा टाइम्स नाउ भारत बहुत पुराना चैनल है और बहुत आर्थिक लोगों की मदद करता है। मैंने कहा आप ही माता जी को मैंने अनुरोध किया था एंकर महोदया से कि आप ही पहुंचवा दीजिए, तो क्या आपने वो पहुंचवाया आज तक उनको माता जी को या नहीं? हमने कहा आपको प्रशस्ति पत्र देंगी सामाजिक संस्थाएं, एक नंबर। दूसरी क्रोनोलॉजी समझिए कि अलवर से एमपी बीजेपी के पहला पहलू आपने बता दिया, जो दूसरा पहलू था। पहला पहलू जो देश को सत्यता पता है वो भी तो सुनिए। एमपी बीजेपी के वहां का बोर्ड 35 में से 34 मेंबर बीजेपी के। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मनोज राजौरिया करौली के सांसद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, अभी तक जो हम स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं उसमें कुछ गंभीर बातें निकल कर आ रही हैं। एक पीएफआई की से मतलूब के कनेक्शन की बात आ रही है और दूसरा आरोप लग रहा है कि वहां जनप्रतिनिधियों ने उसकी मदद की भागने में। जी, निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि मतलूब सहित अनेकों लोग ऐसे निकलेंगे जिनका पीएफआई से स्पष्ट रूप से रिश्ता निकलेगा। अगर राजस्थान में गहलोत की सरकार गंभीर रूप से उसका निरीक्षण करे, इन्वेस्टिगेशन करे। दूसरी चीज, भागने में मदद की, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वहां के प्रशासन ने और स्थानीय कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि और वहां के विधायक महोदय जी के साथ में वहां के नगर परिषद के प्रतिनिधि और नॉमिनेटेड पार्षद सहित अनेकों अपराधी लोग उस अपराधी की और अनेकों अपराधियों की मदद कर रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि वहां पर मुख्य आरोपी सहित मतलूब अहमद सहित मुख्य आरोपी सहित अनेकों जो सैकड़ों लोग थे जिन्होंने शांतिपूर्वक यात्रा पर जानलेवा हमला किया, उनको अभी तक भी पुलिस आरोपी नहीं मान रही है। उनके खिलाफ एफआईआर कर गिरफ्तारी नहीं कर रही है। उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 307, 308 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। इसके बजाय वो निर्दोष लोगों को, जीतू शुक्ला जैसे निर्दोष ऐसे सैकड़ों की संख्या में युवक हैं जिनको पुलिस गिरफ्तारियां दिखा रही है, उनको एफआईआर करके उनको डराने और धमकाने का काम कर रही है। ठीक है, शासन था, औरंगजेब का भी था, अशोक गहलोत जी का भी है, ये अंत होगा इसका, लेकिन अत्याचार के साथ में जो सभी और एक उसकी प्रोपेगेंडा। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब अजय वर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, सुशांत जी, हिटलर का भी एक जर्मन के जो शासक थे हिटलर, उनका भी एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। आप अपनी बात कहिए ना, फिर जर्मन हिटलर कहां जाते फिर कहते हैं मैं क्यों टोकता हूं। सर सीरियस बात कीजिए ना, सीरियस मुद्दे पे चर्चा चल रही है। कर रहा हूं कि बाद में जांच करके निकलेगा कि वो बीजेपी की जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का 18 में लेटर 21 में फिर पास करा। ये हिंदू मानसिकता, हिंदू विरोधी सरकार है। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के एमपी को मैं अभी मतलूब पे हूं सर, मतलूब पे बात कीजिए ना सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि छुड़वाने के जुर्म में, देखिए अशोक गहलोत साहब ने तो एसडीएम को सस्पेंड करा है और कार्यवाहक अध्यक्ष नगर पालिका को सस्पेंड किया कि आखिर आपने ये कैसे बीजेपी के सह पे ये सारी चीजें बोर्ड पर प्रस्ताव पास करा है और किस तरह से करी है। तो जांच हो रही है, जांच होकर जो लोग हैं, मुझे लग रहा है अलवर के अभी सर एक पुराने हिंसा का एक आरोपी जो है वो दूसरी इफ्तार पार्टी में दिखा था। किसकी इफ्तार पार्टी में दिखा था आपको भी पता होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया आरपी सिंह जी, मुझे ये बताइए आरपी सिंह जी, अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम फिर फोन लगाएंगे, कांग्रेस विधायक, क्योंकि उनका पक्ष जानना जरूरी है। लेकिन अगर जो व्यक्ति कह रहा है वो 10 साल से मतलूब को जान रहा है और वो किसी और का नहीं एक ही व्यक्ति का नाम ले रहा है, तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए? सीबीआई का इस्तेमाल करके उसे अरेस्ट करा लीजिए।
बीजेपी के पास अगर राजस्थान पुलिस आपकी नजरों में फेलियर है और अजय सपोर्ट वर्मा, कर रही है, तो आपके पास तो आई भी अजय है, वर्मा, वो है, सीबीआई है। अजय वर्मा, अजय वर्मा जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपको सुन लिया सर, औरों को बोलने दीजिए। आरपी सिंह नहीं है, अरे अजय वर्मा निरंतर झूठ बोलना, निरंतर एक ही प्रपंच क्या रखते हो? आपकी अभी आपने कहा मुफ्ती का सरकार थी, आपकी 2002 में मुफ्ती साहब के साथ सरकार थी, आपको जानकारी है, पूरी रखकर आया करिए सर। मतलूब पर रहिए, स्टे किसके नाम पे है? मैं आपको एक कॉपी भेज रहा हूँ, मैं मतलब उस पर मैं कॉपी भेज रहा हूँ, वो जो स्टे है जाकिर के नाम पे स्टे है, ये वो कॉपी आपको भेजूंगा, जरा ध्यान में आ जाएगी। इनकी SIT से पहले मैंने जांच कर ली उस बात को, जांच की डॉक्यूमेंट होगा नहीं, पर जो विषय है स्पष्ट दिख रहा है कि उसको संरक्षण दिया जा रहा है, उसके थ्रू वो सारा मैनेज किया गया। PFI ने पहले चिट्ठी लिखी, वो कहा कि हम वहां पर इस प्रकार का मामला है, ये सारा कुछ स्पष्ट है। ये जितना मर्जी छुपा लें, जो मर्जी कर ले, लोगों के मन में स्पष्ट है, वहां के जन जन के मन में स्पष्ट है कि ये सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार अब मुगलों जैसी सरकार है, ये मुगलों जैसे बिहेव कर रही है, ये अत्याचार। हिटलर मुगल सब आ गए सर। मुझे हिटलर और मुगल तो नहीं पता, लेकिन इसमें PFI का नाम आ रहा है, इसमें पाकिस्तान का एंगल आ गया, इसमें कांग्रेस का एंगल आ गया, बहुत कुछ ऐसा है जो प्रश्न पूछने पर मजबूर कर रहा है। और टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन मतलूब की खोज में हम आपको अब से पहले ये बता चुके कि कैसे मतलूब का PFI कनेक्शन निकल कर आ रहा है। आरोप लग रहा है उस पर कि वो PFI से जुड़ा हुआ है। PFI की हिंसा के एक दिन पहले मीटिंग भी हुई जिसमें मतलूब मौजूद था। उस पर आरोप यह भी लग रहा है कि उसे बचाया गया वहां पर, और जनप्रतिनिधियों ने बचाया, और किसी जनप्रतिनिधि का नाम लेकर यह भी कहा गया कि उनकी गाड़ी में वहां से भागा। यह आरोप लगा रहा है वो शख्स जो मतलूब को 10 साल से जानता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं ये आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 27 दिन से मुख्य आरोपी गायब है मतलूब और मिल नहीं रहा। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? ये लोग भी पूछ रहे हैं। मतलूब कहां है, अब यह खुलासा हम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आरोप के मुताबिक और हमारे खुलासे में अब तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक आरोपी मतलूब को दंगे की रात ही करौली से भागने में कांग्रेस विधायक ने लाखन सिंह, उन पर आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति कि उन्होंने मदद पहुंचाई। लाखन सिंह की गाड़ी से रातों रात मतलूब करौली से फरार किया गया, लेकिन वो इसके बाद कहां जाकर छिपा, यह खुलासा अब हमारे स्टिंग के दूसरे किरदार के मुंह से सुनिए। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन मतलूब एक खोज में आपने देखा कि मतलूब इस वक्त राजस्थान में नहीं है, वो करौली दंगे की रात ही भाग निकला था और उसको सुरक्षित निकालने वाले कोई और नहीं, सत्ता के ठेकेदार थे। अब तक ये साफ हो चुका है कि मतलूब कांग्रेस विधायक लाखन सिंह की गाड़ी में बैठकर करौली से निकल भागा, लेकिन कहां जाकर छिपा, अब ये बड़ा सवाल हमारे सामने था। लिहाजा यहीं से दूसरे किरदार की एंट्री हुई। ये किरदार पहले किरदार का छोटा भाई था। मतलब अपने को करौली आना पड़ेगा या आसपास कहाँ जाना पड़ेगा, या जयपुर में ही रहना है, क्या करना? नहीं, वो मैंने लोकेशन बताया, मेरे हिसाब से लोकेशन मुझे अलवर के थोड़ा सा आउट साइड लग रही है, ये हरियाणा साइड, मेवात साइड में। हाँ, मेवात ही एरिया में। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, तो क्या हिंट भी तो दिया होगा उसने, क्या हिंट दे रहा था? नहीं, ऐसे क्लियर बोल दे तो मजे ही आ जाते हैं। नहीं, वैसे कोई हिंट दिया होगा भाई, कहाँ ले है मेवात एरिया में। मेवात एरिया में, हाँ, ये हरियाणा, नूह, तावड़ू, ये सारा मेवाती एरिया है। हाँ, रेवाड़ी, धारवेड़ा। तो या तो मुझे रेवाड़ी लग रहा है, रेवाड़ी या नूह में, दोनों में से एक में हो सकता है। यानी वही शख्स जिसे हमारे पहले किरदार से मतलूब का करीबी दोस्त बताया था, जिसके जरिए हम पहले किरदार तक पहुंचे थे। दावे के मुताबिक ये मतलूब का बिजनेस पार्टनर था, करीबी था और राजदार भी। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इस दूसरे किरदार को टटोला और पूछा कि आखिर मतलूब कहां है, क्या उसको कोई जानकारी है। हमने पहले किरदार के भाई और मतलूब के गहरे दोस्त से उसके संभावित और रहस्यमयी ठिकानों के बारे में जानकारी ली, तो सुनिए उसने क्या बताया। हमारे दूसरे किरदार और मतलूब के गहरे दोस्त ने उसके सुरक्षित ठिकाने का पूरा खाका खींच दिया, उसके ठिकाने की पूरी चौहद्दी बता दी। यानी दूसरे किरदार के दावे के मुताबिक
मतलूब इस वक्त करौली में नहीं है, राजस्थान के किसी भी हिस्से में नहीं है। उसका सुरक्षित ठिकाना हरियाणा में मुमकिन है। करौली को दंगे के आग में झोंककर वो मेवात के इलाके में शायद महफूज है। यानी पहले किरदार ने ये बताया कि मतलूब कैसे और कब फरार हुआ, वहीं दूसरे किरदार ने ये बताया कि मतलूब का सुरक्षित ठिकाना कहां है। मतलूब नूह में जाकर छिप गया और अब जरूरत इस बात की है कि टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद राजस्थान की पुलिस मतलूब को पकड़ने के लिए जी जान लगाए। लेकिन अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर मतलूब तक राजस्थान की पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है, कौन उनको कार्रवाई से रोक रहा है। हमारे दूसरे किरदार ने पुलिस फोर्स में तैनात एक अहम कॉन्टैक्ट से बात कराने की बात कही। ये टीम में गया है, ये बताया गया टीम में साथ में व्हाट्सएप कॉल करौली में मेरे अलावा किसी पुलिस की टीम में है। हाँ, स्पेशल टीम में। पहले गंगापुर लोकेशन आई थी, गंगापुर गया था, मेरे सामने गया था, मैं इसका क्या यार के मैं दबे चले जा रहा हूँ, मेरे से पर्सनल सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। राजस्थान पुलिस ने करौली में 20 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन मतलूब आजाद घूम रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे में दूसरे किरदार ने ये भी बताया कि आखिर मतलूब को क्यों अभय दान मिला हुआ है। मैं कह रहा हूँ ऊपर से तो आदेश कुछ हो ना हमारे लिए, लेकिन नीचे हम कुछ और ही कर रहे हैं, कोई आदेश वादेश नहीं मान रहे। यानी करौली दंगे में जांच को लेकर पूरी दाल ही काली है। ये साफ है कि मतलूब की फरारी में पुलिस का भी अहम रोल है। क्या है वो रोल, इसे समझने के लिए तीसरे किरदार की पोथी खुलना जरूरी है। हमर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, करौली। तो अब जो बात निकल कर आ रही है, जो बातें कही जा रही हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आरोप हैं जो लग रहे हैं, ये वो लोग लगा रहे हैं जो मतलूब को करीब से जानने का दावा करते हैं, इसलिए हमें इन पर इनकी बातें आगे रखनी पड़ रही हैं ताकि जांच जो है वो आगे बढ़े। किस दिशा में बढ़े, शायद इसमें मदद मिल सके, किन किन से पूछताछ हो, ये आगे बढ़ सके बात। और जब ये व्यक्ति कह रहा है कि मतलूब राजस्थान में नहीं है बल्कि हरियाणा में, वो कह रहा है अलवर के थोड़े पास हो सकता है और ऊपर से कुछ और आदेश मिल रहा है, नीचे कुछ और हो रहा है, गंभीर बातें वो कह रहा है। हमारे साथ गुरु प्रकाश, बीजेपी के प्रवक्ता, गजेंद्र सांखला, कांग्रेस के नेता, और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं इस हिस्से में। लेकिन बातचीत आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बार भंवर पुष्पेंद्र के पास चलते हैं। भंवर, ये हरियाणा में इसके होने की बातें ये क्यों निकल कर आ रही हैं? अच्छा, भंवर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गजेंद्र सांखला जी, ये जो व्यक्ति हैं ये मतलूब को करीब से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाई पीएफआई से कनेक्टेड है, जनप्रतिनिधियों ने मदद की और अब वो हरियाणा से बाहर है और ऊपर से कुछ आदेश आता है और हम नीचे कुछ और कर रहे हैं। इन बातों की बड़ी गंभीरता से जांच की जरूरत है सर, अगर ये आरोप सही है तो। सर, आपकी आवाज कम आ रही है। जिन तथ्यों के ऊपर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, साकला जी, मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं, तब तक हमारे साथ अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ जुड़ गए हैं। बालकनाथ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। मतलूब को लेकर जो हम स्टिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें उसके करीबी कह रहे हैं कि वो हरियाणा में हो सकता है और उसको स्थानीय नेताओं ने मदद की निकलने में। जी, देखिए, हम तो बार बार एक बात आपको कह रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जो करौली घटना के मुख्य आरोपी हैं वो इस कांग्रेस सरकार के घर में छुपे हुए हैं और कांग्रेस सरकार के नेतागण उनको शरण देते हैं, उनको कानून की गिरफ्त से बचाते हैं। मतलब चोर चोरी करता है और चोर ही उसकी मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कैसे काम होगा बताइए आप। तो सरकार ने खुद जुल्म किया और सरकार खुद ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो कैसे न्याय मिलेगा जनता को? इसकी निष्पक्ष जांच मैं तो मानता हूं कि या तो कोई न्यायिक जांच होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की देखरेख में हो या रिटायर्ड जजों की देखरेख में हो या केंद्र की कोई एजेंसियां हो। इंडिपेंडेंट एजेंसी जब तक इसमें जांच नहीं करेगी, जब तक इसमें आरोपियों को पकड़ा भी नहीं जाएगा और उनकी जवाबदेही आरोपियों की तय भी नहीं हो पाएगी। नहीं, लेकिन बालकनाथ जी, जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि ये व्यक्ति ये बातें कह रहे हैं और ये अभी आरोप हैं, अभी इसकी जांच की जरूरत है।
नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके घर से पत्थर बरामद हुए, जो मुख्य इस योजना को करने वाले लोग हैं, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। ऐसे अनेकों उदाहरण है राजस्थान में, अलवर के अंदर विशेषकर ऐसे अनेकों उदाहरण है आपराधिक मामलों के अंदर, जो हमारे हिंदू समाज की बेटियों के साथ जो अपराध करते हैं, गो तस्करी का काम करते हैं, वो पकड़े कहाँ जाते हैं? ये पुलिस और ये कांग्रेस सरकार उनको पकड़ती नहीं है। उनको 2-3 दिन तक, क्योंकि हम लोग तो अब आंदोलन करते हैं, हल्ला करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नकारा सरकार हो चुकी है। ये बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देती। इसको मतलब ही नहीं कि कुछ जनता क्या हो रही है, जनता कितनी परेशान है, क्या, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको अपना कुर्सी बचानी और अपने एक समाज, जो इसका एक मुख्य समाज है, जो इसको अपना मानती है, उसको खुश करने के लिए सारा काम चलाती कांग्रेस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुरु प्रकाश जी, जो अभी की बात है, जो अगर हम थोड़ी देर के लिए इन आरोपों पर चर्चा करें कि वो हरियाणा में हो सकता है, ये कह रहा है ये व्यक्ति, हरियाणा में कैसे छुपा हुआ है और वहां क्यों इसके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहते हैं टाइम्स नाउ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, कि लगातार मतलूब के पीछे पूरी टीम लगी हुई है और हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में उसको दबोचा जाएगा। देखिए, हमें पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है कि राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है, और लगातार जो खबरें राजस्थान से आ रही हैं वो बहुत पीड़ादायक है। आज हमने देखा है कि किस प्रकार जयपुर में बीच शहर में खंभों पे लाउडस्पीकर लगा दिया गया है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि पूरा का पूरा पैटर्न क्या है। 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया जाता है। लगातार आप हिंदुओं को संदेश देना चाहते हैं, हिंदुओं को डराना चाहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की प्रशासन को, कि अब हिंदू डरने वाला नहीं है। आपने जो मन में ये पैटर्न बना लिया है या जो आप भाव पैदा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस प्रकार करौली में जो हुआ है, जो हिंसा हुई है, पूरे देश ने देखा है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम होगा। अभी सांसद महोदय भी कह रहे थे, मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच के आगे जाकर के जो कांग्रेस की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा है, और मैं तो उसके आगे भी बोलता हूं, सिर्फ हिंदू विरोधी चेहरा नहीं है, ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी चेहरा भी है। दलित महिला के साथ रेप हो जाता है, आज दौसा में होता है, कल अलवर में होता है। दलित युवक जो शादी में जा रहा होता है घोड़ी पे, उसको घोड़ी पे बैठने से अलाउ नहीं किया जाता है। क्या चल रहा है? हम लोग मध्यकालीन समाज में जी रहे हैं। गजेंद्र साकला जी, जवाब दीजिए। सरकार की आंखें कब खुलेंगी? गजेंद्र साकला, वो नींद में है जी। अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, अब आप बोलिए। भारत जी जी जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार इस मुद्दे को लेकर के, सुशांत जी, पूरी जागरूक है, पूरी जांच की जा रही है। इनको हर मुद्दा हिंदू और मुसलमान के बीच में करने की जरूरत है, क्योंकि इनको ये पता लग गया कि देश का बहुत बड़ा तबका भोला भाला है, कम पढ़ा लिखा है, धर्म के नाम पर उनको डाइवर्ट करो, बांटो और वोट हासिल करो। इनको ये पूछो कि वसुंधरा की सरकार की पिछले 5 साल में जयपुर के अंदर 90 मंदिर तोड़े गए। 90 मंदिर वसुंधरा सरकार के द्वारा राजस्थान के जयपुर शहर में मेट्रो के लिए 90 मंदिर तोड़े गए। तब हिंदू खतरे में नहीं था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। और अभी जो हनुमान मंदिर तोड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, उसने सर्वसम्मति से सर, मैं मंदिर पर अभी नहीं हूं। गजेंद्र जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। गजेंद्र जी, इस पर हम अलग से डिबेट कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, टाइम्स नाउ नवभारत जो आज चर्चा कर रहा है, वो मतलूब कहां है इसको लेकर कर रहा है। हमारे सामने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कुछ आरोप लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसकी जांच तो कराइए कि भाई नाम आ रहा है जो उसको करीब से जानता है, वो वहां कांग्रेस विधायक पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी में भगा दिया। ये सुशांत जी, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के विधायक जिसे चुनाव लड़ा, उसने भगाया था गाड़ी से। आपको ध्यान ही नहीं है? मैं वहां खुद देख रहा था, बीजेपी के विधायक के गाड़ी से भगाया है। आरोप लगाने में लगता क्या है? बिना हड्डी की जबान है, मर्जिया वो आरोप लगाओ। तो आप जांच अधिकारी को नहीं गजेंद्र जी, मैं आपकी बात अधिकारी को ठीक, मैं ये मान गया। नहीं गजेंद्र जी, मैं आपकी बात को भी जानकारी दे, मैं आपकी बात को भी उतनी गंभीरता से लूं। किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है? सर नहीं, जनप्रतिनिधि चुनाव जीता हुआ है, उसको कैसे डैमेज? गजेंद्र जी, मैं तो ये मान रहा हूं। गजेंद्र जी, मैं ये मान रहा हूं। हर आदमी आरोप लगा रहा है। नहीं गजेंद्र जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वही व्यक्ति सही कह रहा है, परम सत्य कह रहा है, ये नहीं कह रहा। आप अगर मतलूब को बहुत साल से जान रहे होते, तब कुछ कह रहे होते, तो मैं आपकी बात को भी उतनी गंभीरता से लेता। वो लोग उसके करीबी हैं, 10 साल से जान रहे हैं, तब कुछ कह रहे हैं, इसलिए बिना उसको पूर्ण सत्य माने हुए मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी जांच तो हो। एक बार पूछ के देखिए
थोड़ी दबिश डालिए, हो सकता है कुछ पता चल जाए। सुशांत जी, आपको एक बहुत गंभीरता से बता रहा हूं, राजस्थान की सरकार क्राइम के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। कोई मतलूब हमारा नहीं है, कोई किसी का नहीं। जो गुनाह करेगा वो गुनाहगार है और गुनाहगार को संविधान के अनुसार सजा दी। हर्षवर्धन जी, क्या हरियाणा के अंदर है? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। मैं तो उनसे पूछ ही रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं। हर्षवर्धन जी बोलिए। मुझे लगता है कि बड़ा क्या हरियाणा के अंदर कोई भी आके छुप सकता है? वहां कोई शासन है या नहीं है? शासन है तो उसको पकड़ के हैंडओवर करो। और इनको ये कहो कि जो दलित बच्ची के साथ, गूंगी बहरी बच्ची के साथ सीबीआई जांच का क्या हुआ? आप सीबीआई जांच। गजेंद्र जी, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, अभी मैं मतलूब पर हूं और मतलूब पर ही रहूंगा सर। मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बना रहा। एक व्यक्ति जिसका जो मुख्य आरोपी है उसको लेकर जांच कहां तक पहुंची और क्यों नहीं वो पकड़ा गया 27 दिन में, हमारा टारगेट ये है, हमारा सवाल ये है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात पर बहस होनी ही नहीं चाहिए थी। पहली लाइन में कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से बयान आना चाहिए था कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें वो जो बोल रहा है अगर वो सच है और अगर सच नहीं है तो भी इसकी हम जांच कराएंगे। और देखिए, ये आरोप तो है ही है ना कि करौली दंगे का मुख्य आरोपी जो मतलूब अहमद है वो कांग्रेस के समर्थन में नेता है। वो जो पार्षद है, जो निर्दलीय पार्षद है, उसने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस की वहां सरकार है। इतने दिनों से करीब करीब 1 महीने बीतने को आ गए। अब आप ये कहेंगे कि वो हरियाणा में क्यों जाकर रह रहा है? वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित तौर पर वहां की सरकार, वहां की पुलिस प्रशासन वो उसको खोजेगा। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये राजस्थान सरकार की है और वो करौली से निकल गया, पूरे राजस्थान से निकल गया या राजस्थान में ही है, इसकी जांच तो सरकार को करनी पड़ेगी। ये संदेह के घेरे में ले आता है उनको जब दूसरी बातों को कहकर उसको एक छिपाने की कोशिश होती है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार संदेह के घेरे में है और वो उसको छिपाना ही चाह रहे हैं। वो सोचते हैं कि इस पर कारपेट डाल देंगे, ये छिप जाएगा, इस पर चर्चा बंद हो जाएगी, तो स्टिंग ऑपरेशन हो गया इसलिए आज हम बात कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोगों को तो भूल भी गया होगा कि मतलूब अहमद था जिसने करौली में दंगे कराए, ये स्थितियां हो गई, लोगों के जान माल का नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि ये तो पहला कदम होना चाहिए था कि हम जांच कराएंगे, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। गजेंद्र जी, कम से कम जो आरोप निकल कर आ रहे हैं उनकी जांच की बात, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि भाई देखिए, वो मतलूब किसको सपोर्ट कर रहा था बतौर पार्षद, ये लोगों के सामने, उस दिन पुलिस के सामने चीजें हो रही थी और उसने मतलूब को नहीं पकड़ा, ये भी लोगों के सामने। ऐसे में जब ये आरोप लग रहे हैं तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कहें कि भाई आप दीजिए स्टिंग ऑपरेशन, जो बातें हम इसको खंगालते हैं, जांच कर लेते हैं। मैंने अभी आपको यही तो बात कही है, स्टिंग ऑपरेशन के जो तथ्य हैं वो जांच एजेंसी को दिए जाने चाहिए ना। बिल्कुल जांच करें, क्यों नहीं जांच होगी? अगर देश के अंदर चुनी हुई सरकारें गुनहगारों का पक्ष लेगी तो इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। क्लियर वही दिख रहा है दुर्भाग्य से। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर देश के अंदर गलत हरकत करता है, उसके खिलाफ मजबूती से कड़े कानून के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के अंदर सरकार किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। मसूद हाशमी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आधार पर नहीं है मसूद हाशमी। अरे सर, जी वो नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से पुलिस अपने आप में सक्रिय है। क्या सारे आज तक जितने भगोड़े मिल गए क्या? नहीं देखिए, नहीं एक मिनट, इस पे एक लाइन की बात मैं कहता हूँ। ये बड़ा बहुत गजेंद्र सांखला जो कह रहे हैं कि सारे भगोड़े सब मिल गए, क्या सवाल ये है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री वो इतनी गंभीर घटना पर, इतना बड़ा दंगा होता है, उस पर यह कहने की बजाय कि हम सबको पकड़ेंगे, दोबारा नहीं होगा, हम ये तय करेंगे, हम यहां खड़े रहेंगे, वो कहता है कि मोदी शाह आकर अपील करें। मुझे लगता है कि ये संदेश है, बहुत क्लियर कट मैसेज है कि जो लोग हैं ना तो हम उनको पकड़ेंगे ना पकड़ पाएंगे, और यही होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए शायद मतलूब अहमद फरार है और आप दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं गजेंद्र जी, एक प्रश्न ये भी है ना सर, गजेंद्र जी, बात कहने से पहले थोड़ा सा आप चश्मा नीचे उतार करके बात करो। अगर आप वरिष्ठ पत्रकार के हिसाब से बात कर रहे हो तो मुझे पहनना पड़ेगा, नंबर लग गया है वहां पे, तो ऑपरेशन कोई जुगाड़ हो तो बताइए। चश्मा तो आपने भी लगाया हुआ है। नहीं गजेंद्र जी, नहीं लेकिन चश्मा क्यों, आंख आप ऐसा नहीं कीजिए, यही चश्मा उतार दिए आप लोग कुछ नहीं दिखता। कांग्रेसियों को कुछ भी दिखना बंद हो गया। चश्मा लगाइए आप अगर आपको नंबर लग गया है तो। जो बयान थे वो इस बात को लेकर के थे कि जो दंगा हुआ है
उस दंगे के अंदर केंद्र का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी अपील करें। गजेंद्र जी, गजेंद्र जी, कमाल है, दंगा हो आपके राज्य में, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, गृह मंत्री की जिम्मेदारी, वहां के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, और हर राज्य का मुख्यमंत्री कहेगा कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आकर अपील करें। कैसी बात कर रहे हैं अपील करना गलत? आपको क्या राज्य के कानून का विषय नहीं पता है क्या? अपील करना गलत? या आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है? नहीं, अपील करने के लिए आप तब कहेंगे ना सर, जब आप ये कहें, मान लेंगे कि हमारी अपील से काम नहीं चल रहा, हमारी पुलिस से काम नहीं चल रहा, तब पीएम बोलेंगे, तब होगा। तो इसका मतलब मान लीजिए कि आपसे नहीं संभल रहा है। खैर ठीक है, मुझे रुक जाइए। मसूद हाशमी जी, हम कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट साकला साहब, आप थोड़ा सा रुक जाइए। मसूद हाशमी जी, मुझे ये बताइए कि अगर वाकई राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार का कोई संरक्षण नहीं, उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है और कोई इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा मतलूब को, तो हमारी जांच में, हमारे स्टिंग में अगर चीजें निकल कर आ रही हैं कि वो हरियाणा में हो सकता है, राजस्थान की पुलिस हरियाणा गई है, उसको पता लग पाया कि ये कहां हो सकता है? 27 दिन से वो नहीं मिल रहा, कहां ढूंढ रहे हैं उसको? सुशांत जी, देखिए, मेरा तो मानना यह है कि जो भी मुजरिम हो या मुल्जिम हो, मुल्जिम या मुजरिम जो भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और वो किसी भी धर्म से आता हो, उसका कोई भी बिग बॉस, उसका कोई भी हो, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा है, वो साबित होना ना होना बात का विषय है, लेकिन उसको पकड़ के कानूनी कार्रवाई उसको होनी चाहिए। जिस तरह के स्टिंग ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 में गुजरात इलेक्शन से पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2002 के दंगों के बारे में। तो 2002 के दंगों के बारे में वहां स्टिंग ऑपरेशन हुआ और काफी लोगों ने बताया कि हमने किस तरह मुसलमान लड़कियों के पेट चाक किए, बच्चा निकाला, तलवार पे घुमाया, किस तरह मुसलमानों को मारा, घर जलाया। तो 2007 का इलेक्शन वो स्टिंग करवा के भारतीय जनता पार्टी ने जीतना चाहा था, हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे संरक्षक हम ही हैं, हम ही, ये मोदी जी ही तुम्हारी मतलब हिफाजत कर सकते हैं। उस तरह फिर इल्जाम लगा। मसूद भाई, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। जो जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है स्टिंग ऑपरेशन में, जो आरोप लग रहे हैं कि मतलूब को संरक्षण मिला, उसको वहां से निकाला गया, वो खुद से नहीं भागा, और अभी भी जांच जो है वो क्या ढंग से हो रही है? ये देखो, निकाला क्या गया, वो करौली में है। करौली में है? सत्ताधारी दल करौली में ही है, कहीं ज्यादा दूर नहीं भागा। और सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने पुलिस के सामने ये शर्त रख दी है कि पहले राजा राम आएगा, जब मतलूब आएगा, राजा राम नहीं आया तो मतलूब नहीं आएगा। और कांग्रेस के उन बड़े स्थानीय नेताओं की संरक्षण में वो है जो पुलिस की जानकारी में भी कुछ लोगों की भी हो सकता है, उसके बावजूद भी पुलिस दबाव बनाकर उसको ला नहीं रही। सत्ताधारी दल का दबाव है कि मतलूब गिरफ्तार नहीं हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर आपका। मुझे ये बताइए गजेंद्र साकला जी, अब ये कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा जी कि मतलूब वही है और ये शर्त रख दी गई है कि पहले दूसरे आरोपी को पकड़ कर लाइए, वो पहले सरेंडर करे तब मतलूब आएगा। अब सुशांत जी, आप कौन सी बात मानोगे? उसके साथ रहने वाले आदमी की बात मानोगे? वो भाग गया वहां से, हरियाणा चला गया, उसकी मानोगे? हम तो अपनी मान रहे हैं सर। किरोड़ीलाल जी की आप कौन सी मानेंगे ये बताइए? हम तो अपनी स्टिंग को मान रहे हैं, आप कौन सी मानेंगे ये बताइए? हम तो कि उसको भगा दिया या वो वही है? मान रहे हैं कि राजस्थान की पुलिस इस बात के लिए पूरी जागरूक है, पूरी जांच 27 दिन से 27 दिन से जागरूक है, लेकिन ढूंढ नहीं पा रही। कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी अगर नहीं मिला तो वो काम कुछ नहीं कर रही। ये साबित नहीं करता है कि अगर एक आदमी नहीं पकड़ा गया तो बाकी जो पकड़े गए, जांचें हुई। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, किसी अगली इफ्तार पार्टी में, अब ये वाले में तो नहीं, किसी अगली इफ्तार पार्टी में बैठा तो नहीं दिखेगा? किसी अगली इफ्तार पार्टी में बैठा तो नहीं दिख जाएगा? आप किसी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लो, वो बता देंगे कि उस इफ्तार पार्टी के दो मिलेगा, उनके बारे में जानकारी। वो एक नई और जानकारी अपने को सामने आ जाएगी, क्योंकि लोगों से पूछ करके ही तो अपने तथ्य ले रहे हैं। वो कह रहे हैं करौली में है, वो कह रहा है हरियाणा में है, वो कह उसको नहीं साकला जी, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, जरा सोचिए ना। वही बैठा है साकला जी, जरा सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि राज्य की सरकार, राज्य का पुलिस प्रशासन, राज्य का मुख्यमंत्री ये नहीं बता पा रहा है। ठीक है, गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष। गुलाबचंद जी, जो हमारे स्टिंग में निकल कर आ रहा है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि वो है ही नहीं राजस्थान में, बाहर चला गया और उसको भगा दिया गया।
कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बहुत शिद्दत से जांच चल रही है और राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या है कि मतलब पकड़ा जाएगा ना, तो इसका जिस संगठन से संबंध है वो संगठन से सारी कलाई खुल जाएगी सरकार की कि ये एक योजनाबद्ध कराया हुआ दंगा है और ये मफरूद उसका मुख्य आरोपी निकल करके आया है और आएगा, क्योंकि ये जिस संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसने ये प्रकार की तैयारी करके पत्थर इकट्ठे करने का काम, ऊपर से इकट्ठे होकर बरसाने का काम, ये सारी इस व्यक्ति की योजना से ये दंगा हुआ है। इसलिए इसके हाथ आते ही सारी सरकार की कलाई खुल के रख जाएगी कि ये योजना सरकार के ध्यान में होते हुए भी इस व्यक्ति को अभी तक बचा रहे हैं, क्योंकि इससे कारण से बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा कि ये किस संगठन से जुड़ा हुआ और किस संगठन किस तरह से दंगे फैलाने का काम करता है। और इसके टेलीफोन टैप जब निकलेंगे तो सारे के सारे लंबा। गुलाब जी, आप किस संगठन की बात कर रहे हैं? हमारे स्टिंग में तो पीएफआई का नाम आ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल आएगा, ये आएगा और इसी को इसीलिए बचा रहे हैं कि इसके पकड़ने से और पता करने से वो सारा का सारा पीएफआई जो निकल करके आएगा, जो एक इसी प्रकार का आतंकवादी संगठन है और समाज में विद्वेष फैलाने का काम लंबे समय से कर रहा है, ये उस संगठन से जुड़ा हुआ है और उससे सरकार की पूरी कलाई खुल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाब चंद कटारिया जी हमसे बात करने के लिए। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन मतलूब की खोज में करौली दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब को लेकर अब तक कई बड़े और बेहद चौंकाने वाले खुलासे आपने देखे। अब बारी है इस खुलासे के तीसरे और सबसे अहम किरदार तक पहुंचने की। टाइम्स नाउ नवभारत के एसआईटी के सदस्य भंवर पुष्पेंद्र ऑपरेशन मतलूब की खोज के तीसरे किरदार तक भी पहुंचे। ये किरदार है राजस्थान का एक पुलिस वाला। राजस्थान के पुलिसकर्मी को करौली हिंसा की जांच के विषय में काफी कुछ पता है। पुलिस वाले की गोपनीयता का ध्यान रखते हुए हम आपको ना तो उसका नाम बता सकते हैं, ना ही चेहरा दिखा सकते हैं। इसीलिए उस पुलिस वाले से हुई बात को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। इस पुलिस वाले ने टाइम्स नाउ नवभारत की एसआईटी को बताया कि जब गिरफ्तारियां हो रही थी उस वक्त राजनीतिक दबाव था। कहा गया था कि जितने हिंदू हैं उतने ही मुस्लिम होने चाहिए। दोनों धर्म के आरोपियों में ज्यादा डिफरेंस न हो, गिरफ्तारी और आरोप तय करने में ध्यान रखा जाए। पुलिस वाले की बात सुनकर मैं चौंक गया था। मुझे लग रहा था कि क्या पुलिस पर इस तरह का राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। लेकिन पुलिस वाले से हमारी ये बात यहीं नहीं रुकी थी, बल्कि हमारे एसआई टीम को पुलिस ने बताया कि यहाँ के स्थानीय नेताओं ने इस पूरे मामले को मैनेज करने के लिए जयपुर तक कॉल लगाए थे। दंगों के बाद जब मामला बिगड़ गया था तो करौली के लोकल नेताओं ने जयपुर में फोन किया। पुलिस वाले ने बताया कि जयपुर फोन करने के बाद जांच पड़ताल का तरीका ही बदल गया। भंवर पुष्पेंद्र को उस पुलिस वाले ने जो बताया वो भी राजस्थान पुलिस पर गहलोत सरकार के दबाव का इशारा करता है। पुलिस वाले के मुताबिक पहले मतलूब को गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव था, लेकिन अब ज्यादा दबाव नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि तलाश में पुलिस की जो भी टीमें निकली वो क्या कर रही हैं, कहाँ निकली हैं, ये पुलिस वालों को भी नहीं मालूम है। पुलिस वाले का दावा इसलिए भी सच्चा लगता है क्योंकि हमारी पड़ताल में किरदार नंबर 2 ने भी पुलिस पर राजनीतिक दबाव की बात स्टिंग ऑपरेशन में मानी थी। ऊपर से तो आदेश कुछ हो रहा है हमारे लिए, लेकिन नीचे हम कुछ और ही कर रहे हैं। कोई आदेश वादेश नहीं मान रहा। आदेश क्या है? ऊपर से आदेश ये है कि दिखावा करो, अच्छा फॉर्मेलिटीज करो, ढूंढना नहीं। मतलूब जो दंगों के दिन वीडियो में दंगों वाली जगह पर मौजूद था, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उस पर राजनीतिक दबाव है। वहीं दूसरी ओर दूसरे धर्म के ऐसे आरोपी जो करौली दंगों के दिन वहां मौजूद ही नहीं थे, वो भीषण गर्मी में घने जंगलों में छिप छिप कर आज जीने को मजबूर है। उन्हीं में से एक है जीतू शुक्ला, जिसकी बेगुनाही के सबूत टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले भी दिखाने की कोशिश की थी। यही कि जो पुलिस की जो कार्रवाई है अभी तक धीमी गति से चल रही है, और जो आरोप मेरे पे लगे थे उनको जांच करने के लिए एक पुलिस कर्मी जो है वो जयपुर तक गए हैं, लेकिन उनके बाद अभी तक वो परिणाम नहीं आया कि अगर मैं जब आरोपी नहीं हूँ तो मेरा नाम एफआईआर से हटाया जाए, ताकि मैं मेरे परिवारजनों के बीच में पहुँच पाऊँ। और जो एक व्यक्ति का जीवन होता है, क्योंकि मैं आरोपी, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे जबकि आरोपी नहीं था।
सारे सबूत, बयान और वीडियो, यहाँ तक कि टाइम्स नाउ नवभारत की इन्वेस्टिगेशन मतलूब को करौली दंगे का मास्टरमाइंड होने का इशारा कर रही है। लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार है कि ना तो मतलूब को गिरफ्तार कर सच जानना चाहती है और ना जानने की कोशिश कर रही है। मतलूब पर राजस्थान सरकार की सोच समझनी है तो अशोक गहलोत के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का बयान सुनिए। अगर उसने अपराध किया तो निश्चित रूप से उसका कानून अपना काम करेगा, उसको सजा मिलेगी, किसी ने भी किया हो। पर जब तक कोर्ट उसको आरोप सिद्ध नहीं कर दे तब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते, चाहे वो कहीं सीएम के वहाँ जाए चाहे मेरे यहाँ है। जब तक कोर्ट उसको आरोप साबित नहीं कर दे, कोर्ट में से उसको दोषी करार नहीं, जब तक कोई आरोपी नहीं होता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा कह रहे हैं कि कोर्ट में दोष साबित होने के बाद उसे दोषी कहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आरोपी को पकड़ना भी होता है। तो क्या टाइम्स नाउ नवभारत की खबर देखने के बाद उनकी सरकार इन आरोपियों को पकड़ेगी? क्या उन विधायक और स्थानीय नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इस पूरे दंगे के दौरान आरोपियों की मदद की? कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, करौली। तो हमारे खुलासे में तीसरे किरदार ने करौली जांच को लेकर के बड़ा खुलासा किया। राजस्थान पुलिस के एक पुलिसकर्मी के मुताबिक करौली जांच की दंगों के दौरान पुलिस पर राजनीतिक दबाव था, लोकल नेताओं का भारी दबाव था। स्थानीय नेताओं के जयपुर फोन के बाद जांच में बदलाव भी किया गया। मतलूब को पकड़ने में पुलिस गंभीर नहीं है, यह भी पुलिसकर्मी खुद तस्दीक कर रहा है। दोनों धर्म के बराबर लोगों की गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया, यह भी पुलिसकर्मी तस्दीक कर रहा है, चाहे वो आरोपी हो ना हो, वहां पर मौजूद हो या ना हो। और इसकी बानगी आपको जीतू शुक्ला का केस हम बता चुके हैं। जीतू शुक्ला जो कि करौली हिंसा के वक्त वहां से लगभग 4.5 घंटे की दूरी पर जयपुर में मौजूद था, वो सबूत सामने है, लेकिन आरोपी बनाया गया। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ, गुरु प्रकाश पासवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है, गजेंद्र सांकला और मसूद हाशमी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सांकला साहब, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि मतलूब को अभयदान दिया जा रहा है क्या? ऐसा है आनंद जी, जब टाइम्स नाउ नवभारत ने सारी जांच कर ली और ये बता दिया कि ये आरोपी है और ये आरोपी नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो अब ये सारी जांच में अशोक गहलोत साहब को प्रदेश कांग्रेस, नहीं आरोपी तो है सर, वो सेक्रेटरी के नाम, आरोपी तो है, रिपोर्ट में नाम तो है उसका, जांच जो है ना, तो इसमें टाइम्स नाउ नवभारत की खोज की जरूरत नहीं है, आरोपी तो है वो, को दे दी जाए, जिससे क्या है कि फटाफट सारे के सारे मुलजिम पकड़े जाएंगे और किस किस को कटघरे में खड़ा करना है, किसको क्लीन चिट देनी है। नवभारत टाइम्स के पास बहुत अच्छा लवाजमा है। सांकला साहब, ना तो किसी को कटघरे में हम लोग खड़ा कर रहे हैं, ना किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं। सुनिए एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड दिए सांकला साहब, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। मतलूब का नाम रिपोर्ट में है कि नहीं है, मुझे बताइए। कांग्रेस का विधायक जो राजस्थान पुलिस ने मतलूब को आरोपी बनाया कि नहीं बनाया, बताइए। बनाइए ना सर, डिस्कशन बनाया कि नहीं बनाया, बताइए सर। नहीं, अब डिस्कशन की जरूरत ही कहाँ है सर, जब आपने सारा कर दिया। अभी बीजेपी का सांसद कह रहा है भागा ही नहीं करौली में, आप एक तरफ कह रहे हो स्टिंग ऑपरेशन से विधायक ने बिठा के भगा दिया, कौन सी बात माने, कौन सी बात का खुलासा? वो आपकी श्रद्धा है सर, आपको बीजेपी पर ज्यादा विश्वास हो तो आप बीजेपी की बात मानिएगा, हम लोग अपनी बात पर टिके हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने जो स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की है, हम उसी के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं। और हर्षवर्धन, सवाल मेरा सीधा इस मामले को लेकर इस बात को चिढ़ने की जरूरत क्या है? आरोपी तो राजस्थान पुलिस ने बनाया है, 27 दिन से राजस्थान पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। अगर टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ढूंढ सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं? लोकतंत्र है ये। एक सेकंड सांकला साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा संयम रखिए सर, थोड़ा संयम रखिए सर। चैनल करेगा तो फिर बात, मतलूब को ढूंढने में जितना संयम पुलिस ने रखा हुआ है, कम से कम उसका आधा संयम रखिए सर। मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, क्या संयम? हर्षवर्धन जी, कोई संयम नहीं है। आप देश की पुलिस फोर्स को बदनाम कर रहे हो, देश की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हो कि वो कोई काम की नहीं, निकम्मी है। ये चैनल का काम थोड़ी है कि आप पुलिस को निकम्मी बताओ। सांकला साहब, ना तो पुलिस को निकम्मा बता रहा, ना पुलिस को शाबाशी दे रहा। 27 दिन हो गए आरोपी को ढूंढ नहीं पाए हैं, वीडियो एविडेंस सामने है, पुलिसकर्मी खुद राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मी जो कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा दिया, तो इसमें ज्यादा इफ और बट की कोई सवाल नहीं ना सर। बैठा दिया, बाकी लोग भी, मैं उनकी प्रतिक्रिया जान लूं, उसके बाद मैं लौटाऊंगा आपके पास। अब थोड़ा संयम रखिए जरा। और उसको आप कहते हो स्टिंग ऑपरेशन है, ये सारा है, ये इस तरह का जहर समाज में मत छोड़ो।
ये शहर में समाज में बोल रहे हो आप। हाँ। ये इस तरह के चैनल में डिस्कशन करके एक को आरोपी साबित करना, एक को कहना, वो तो अगर आरोपी को ढूंढना सर जहर आपको लगता है तो हमें उसमें कोई गुरेज नहीं है। हर्षवर्धन जी अपनी बात आप पूरी नहीं, आनंद जी देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला हो जाता है। राजस्थान पुलिस ने उसको मुख्य आरोपी बनाया। राजस्थान पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है कि बस दिखावा करते रहो, कुछ करो नहीं। ये स्टिंग में जो टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग में दिख रहा है, ये सब छोड़िए, स्टिंग की बात मत मानिए। जो मंत्री हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जब न्यायालय में वो दोषी हो जाएगा तब हम पकड़ लेंगे, उसके पहले चाहे वो मुख्यमंत्री से मिले, चाहे वो मुझसे आके मिले। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता था। और किसी भी राज्य की पुलिस नाकारा या निकम्मी नहीं होती है। जब सरकार में जो लोग हैं, जो लोग शासन चला रहे हैं, जिनको जनता ने चुना कि ये हमारे हक में काम करेंगे और पुलिस प्रशासन ठीक करेगी, जब वो ठीक काम नहीं करते हैं तब पुलिस प्रशासन के ऊपर इस तरह से सवाल उठते हैं। और वही राजस्थान में भी होता हुआ दिख रहा है। मसूद हाशमी साहब मुझे बताइए कि क्या सेलेक्टिव अप्रोच है सरकार की? क्योंकि पुलिसकर्मी तो कह रहा है कि भाई शुरुआत में आदेश थे कि तत्परता से काम हो, उसके बाद जयपुर फोन गया और सारे आदेश पहले निरस्त हो गए। आनंद जी, सरकार की नहीं, मीडिया की भी सिलेक्टिव अप्रोच है। आपका कॉरेस्पॉन्डेंट चला जाता है उस आरोपी के पास जिसको आप कह रहे हो सहानुभूति जिसके साथ जता रहे हो कि जंगलों में छुपके गर्मी के अंदर वो कर रहा है, वो भी तो आरोपी है। जब आप उस तक पहुंच गए थे तो उसको पुलिस के सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने आरोपी की मदद की है। इसके लिए आपके ऊपर भी केस बनता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजस्थान सरकार से कि वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट के ऊपर केस बनाए जो उस तक पहुंचा। उसका इंटरव्यू आपने टीवी पर दिखाया है, उसको तो आप बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बताया 2007 के गुजरात दंगों के, गुजरात इलेक्शन के अंदर 2002 का स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था गुजरात दंगों का। उसके अंदर लोगों ने बताया हमने किस तरह से मुसलमानों को मारा, उनके खिलाफ इशत जहां इनकाउंटर केस में आरोपी अमित शाह को बनाया गया। मसूद हाशमी साहब मुझे एक बात बताइए सर, आपके तमाम आरोप हमारी सराखों पर, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि हर चीज में हिंदू मुसलमान कहां से नजर आ जाता है? ये हिंदू मुसलमान कहाँ है? अमित शाह का मैं नाम ले रहा हूं तो अमित शाह हिंदू है। नहीं, उसके पहले जो आपने बातें कही मैं उसकी बात कर रहा हूं। गुजरात दंगों में 2007 में कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आया, आप सारी दलील दीजिएगा सर। आज की बात तो कर लें। 2002 के दंगों का जो स्टिंग मैं ऑपरेशन कह रहा हूं सर, आया था, 2002 के दंगों को लेकर के 2007 में जो स्टिंग ऑपरेशन आया, आप सारी दलील रख लीजिएगा, मुझसे गुरेज नहीं है मुझे उस चीज से। जी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं सर, आज की तारीख में दंगों का जो आरोपी, जो कि वीडियो एविडेंस में सामने है, जो कि एक पार्षद है, कांग्रेस को समर्थन करता है पार्षद होते हुए, 27 दिन से फरार अगर है तो क्या सरकार हकदार नहीं है? सरकार जवाब दे नहीं इस बात को लेकर? बताइए भाई क्यों नहीं पकड़ा गया? बजरंग दल आरएसएस के गुंडे उन इलाकों में घुसे, मुसलमानों की गलियों में घुसे, वहां घुस के उन्होंने मुसलमानों को ललकारा। फिर आपका हिंदू मुसलमान शुरू हो गया सर। मुझे कमाल की बात है कि फिर आपका हिंदू मुसलमान शुरू हो गया सर। एक भी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहीं की कहानी कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर से एक भी बात, ये तर्क की कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो मुसलमान खामोश बैठ के मसूद हाशमी साहब देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूं। कह रहे हैं कि अगर किसी की गली में कोई गया तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। इनकी जुबान देखिए, ये धमकी दे रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर, और इनका कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं, वो भी कांग्रेस की सरकार की कानून व्यवस्था भरोसा नहीं। ये मसूद हाशमी जैसे लोग, ये लोग असली दिक्कत करते हैं। ये कह रहे हैं कि दरअसल कुछ लोग आए और हम जो मुसलमान है वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। क्यों भैया? कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, उसका कोई रोल नहीं है। अपनी मेरी बात को दबाओगे, अपनी बात को मसूद हाशमी कोई दबा नहीं रहा आपकी बातों को। जो आपने कहा उसको वर्ड बार कोट किया गया। और या तो आप ईमानदारी से मान लीजिए सर, या तो आप ईमानदारी से मान लीजिए कि भाई राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार जहां रहे, वो सरकार चाहे जो करे, मुखालफत नहीं कर सकता। या तो ये मान के बैठेगा सर, तो हम उसी हिसाब से सवाल करेंगे। हमारी उम्मीद है कि मसूद हाशमी साहब जहां बैठे हैं अगर, तो ईमानदारी के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ जवाब देंगे। मेरे पास वक्त कम है, छोटा सा सवाल मेरा गुरुप्रकाश पासवान आपसे रहेगा। मुझे बता दीजिए कि क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच है कि मतलब वो पकड़ा नहीं जा रहा? नहीं देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं और मैं देख रहा था कुछ लोगों का टेप अभी भी अटका हुआ है गुजरात पे।
अब यूके के प्रधानमंत्री आते हैं गुजरात में और वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका टेप भी आगे बढ़ना चाहिए। कसेट फंस गया है उनका, ये ठीक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लोगों ने कह दिया है, देश की जनता ने कह दिया है, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। आप देखिए, यहाँ लोकतंत्र शरिया नहीं है, बीच में मत बोलिए, आप सुनने का आदत डालिए। आप लोकतंत्र है, देश इससे चलता है। लगातार खुद बोलते हो, किसी और को बोलने का मौका नहीं देते हो, नहीं डराते हो क्या, धमकी देते हो, चुपचाप रहो। देखो देश इससे चलता है, शरिया से नहीं चलता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सर कई दफा पढ़े लिखे लोग ना, एक अंग्रेजी का शब्द है इरिटेंट्स, वैसे बिहेव करने लगते हैं। मेरे पास चर्चा में वक्त नहीं है, चर्चा को मुझे विराम देना होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन एक वायदा टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों से जरूर है कि मतलूब जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, मतलूब की कुंडली जब तक सबके सामने नहीं आ जाएगी, और मतलूब को कौन ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं उन तमाम लोगों के नाम सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक ये मुहिम रुकने वाली नहीं। हम ये मुहिम लगातार जारी रखेंगे और लोगों के प्रति जो लोग जवाबदेह हैं उनको मजबूर करेंगे कि आप आइए लोगों के सामने अपनी जिम्मेदारी बताइए और अपना जवाब दीजिए।